तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज लेकर आए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की फुल क्लास। दोस्तों इस वीडियो में हम पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो यह वीडियो आपको अंत तक देखनी है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूरे हम टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और आपको समझाएंगे। तो दोस्तों यह एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक संपूर्ण क्लास है, तो इसको आप ज़रूर देखिए। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा आपको। दोस्तों बिना देरी किए अपने अच्छे से क्वेश्चन हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है प्रशासनिक विधि की परिभाषा। दोस्तों अगर आप प्रशासनिक विधि पढ़ने वाले हैं तो इसकी परिभाषा तो आपको जाननी ज़रूरी है। अगर कोई भी आपसे पूछेगा तो बताना तो पड़ेगा ही कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता क्या है। तो इसलिए इसकी हम पहले परिभाषा को समझेंगे अच्छे तरीके से। दोस्तों प्रशासनिक विधि प्रशासन से संबंधित विधि को कहते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं राज्य में जो ये प्रशासन होते हैं जो पूरे राज्य को हैंडल करते हैं, तो प्रशासनिक विधि प्रशासन से संबंधित विधि को कहते हैं। प्रशासन कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव का महत्वपूर्ण अंग है। प्रशासन जो होता है वो कार्यपालिका के एग्जीक्यूटिव का महत्वपूर्ण अंग होता है। एग्जीक्यूटिव का ही अंग होता है हमारा प्रशासन। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में प्रशासन विधि के विकास तथा विस्तार को देखते हुए प्रशासन को राज्य का चौथा अंग कहा जाने लगा है। इस टाइम जो प्रशासन का विकास हो रहा है उसको देखते हुए जो इनके कार्य हैं, इनके नियम बनाने के इनकी एबिलिटी है, उसको देखते हुए यह राज्य का चौथा अंग कहा जाने लगा है प्रशासन को। तो अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाते हैं प्रशासन को राज्य का कौन सा अंग बोलते हैं तो आप चौथा में टिक कर सकते हैं। राज्य के वैसे 3 अंग होते हैं। राज्य के 3 अंग हैं। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। ठीक है, राज्य के 3 अंग हैं। दोस्तों एक बात गौर करिएगा, इसमें हम काफ़ी लीगल वर्ड यूज़ करते हैं हिंदी में, तो उनको हम समझाते भी जाएंगे, आप उनको अच्छे समझिएगा। प्रशासनिक विधि में प्रशासन को संचालित करना, नियंत्रित तथा नियमित करने से संबंधित नियम एवं उपनियम सम्मिलित किए गए हैं। जो प्रशासनिक विधि है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इसको संचालित करने के लिए, चलायमान करने के लिए, इसको नियंत्रित करने के लिए, इसके ऊपर कुछ बाउंडिंग लगाने के लिए तथा इसके नियम कि किस तरीके से चलेगी प्रशासन, ये एक नियम और उपनियम सम्मिलित किए जाते हैं प्रशासनिक विधि में कि ये कैसे प्रशासन कार्य करेगा, इसकी क्या क्या शक्तियाँ होंगी, कैसे चलायमान रहेगा। तो ये ही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में सम्मिलित होता है, एकत्रित होता है। दोस्तों यहाँ पर कई विधिशास्त्री हैं, उन्होंने इसकी परिभाषा दी हुई है। एक महान विधिशास्त्री हैं सर आइवर जेनिंग। इन्होंने कहा है प्रशासन विधि प्रशासन से संबंधित विधि है। इसमें प्रशासनिक प्राधिकारियों के गठन, शक्तियाँ तथा कर्तव्यों का अवधारण किया जाता है। जो प्रशासनिक विधि है उसमें जो अधिकारी बनाए जाते हैं वो कैसे बनेंगे, उनकी क्या क्या शक्तियाँ होंगी या उनके क्या क्या कर्तव्य होंगे, ये प्रशासनिक विधि में दिया जाता है, जो कि ज़रूरी भी है क्योंकि कैसे सिस्टम बनाना है। जैसे कि आपके स्कूल में जनरली होता ही है रूल कि भाई ये टीचर इतने बजे आएंगे, बच्चे इतने बजे आएंगे, इतने बजे प्रेयर होगी या इतने बजे क्लास लगेगी, इतने से इतनी क्लास लगेगी, ये टीचर इस क्लास में जाएंगे। ये कुछ नियम बनाए जाते हैं, उसी के अनुसार स्कूल का रेगुलेशन होता है, स्कूल चलता है। उसी तरीके से प्रशासनिक विधि है। प्रशासन के अधिकारियों के लिए उनकी क्या शक्ति होगी, क्या कर्तव्य होगी, कैसे वो कार्य करेंगे, जनरली बनाया जाता है। ये प्रशासनिक विधि है, तो आप समझ गए होंगे। प्रशासनिक विधि हमारी प्रशासन संबंधी विधि है। इनमें प्रशासनिक प्राधिकारियों के गठन करना, शक्तियों, कर्तव्यों का अवधारण किया जाता है। ठीक है, ये हमारी प्रशासनिक विधि है। तो हमारा पहला टॉपिक था कि डिफाइन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रशासनिक विधि को परिभाषित कीजिए। अब कोई आपसे पूछेगा तो आप आराम से बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज़ द रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन क्या है। दोस्तों यहाँ पर विधि का शासन क्या है, आइए इसको अच्छे से समझेंगे और आप ये भी जानें क्या भारत में विधि का शासन है या नहीं है, इसको भी समझेंगे। दोस्तों विधि के शासन की संकल्पना
इंग्लैंड को ध्यान में रखकर डाइसी द्वारा की गई थी। विधि के शासन की संकल्पना कहाँ से? इंग्लैंड को ध्यान में रखकर किसने की थी? डाइसी ने की थी। डाइसी ने कहा कि इंग्लैंड में विधि का शासन है। डाइसी ने बोला था कि इंग्लैंड में विधि का शासन है, ना कि व्यक्ति का। किसी व्यक्ति का शासन नहीं है, विधि का शासन। आप एक एक पॉइंट को समझते जाइएगा, वैसे रिलेट करिएगा अपने भारत में। ये क्या भारत में विधि का शासन है? विधि के शासन में भेदभाव तथा असमानता का सर्वथा अभाव होना चाहिए। जो विधि का शासन है उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, असमानता नहीं होनी चाहिए, सबको समान रखना चाहिए, तब तो वहाँ पर विधि का शासन है। अगर नहीं है तो नहीं है। विधि के शासन की कल्पना सर्वप्रथम एडवर्ड कोक ने इंग्लैंड में की थी। विधि के शासन की कल्पना किसने की थी सबसे पहले? एडवर्ड कोक ने इंग्लैंड में की थी। एडवर्ड कोक ने कहा कि सम्राट को विधि तथा ईश्वर के अधीन होना चाहिए। जो राजा होता है उसको विधि के अधीन होना चाहिए, ईश्वर के तरीके, कि सबको समान से देखे, किसी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। विधि के शासन का तात्पर्य कार्यपालिका पर विधि की संप्रभुता या सर्वोच्चता है। विधि का शासन मनमानेपन या विवेकाधीन शक्ति का विलोम है। विधि का शासन होना चाहिए, वहाँ पर कोई मनमानापन नहीं कर सकता, अपनी मन की मर्जी नहीं कर सकता। वहाँ पर जो रूल लिखे हैं उसी के अनुसार कार्य होंगे, उसके बाहर नहीं होंगे। डाइसी जी ने कहा था कि विधि के शासन की परिकल्पना कॉन्सेप्ट 3 अर्थ में है। अगर विधि का शासन है तो 3 कॉन्सेप्ट हैं। कौन कौन से? ये तीनों कॉन्सेप्ट हैं तो वहाँ पर विधि का शासन है। पहला कौन सा है? विधि की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। क्या अपने भारत में विधि की सर्वोच्चता है? हाँ है। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ भारत में है। विधि के समझ समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ। क्या ये भी है? हाँ है। इक्वालिटी बिफोर लॉ भारत में भी। न्यायालयों की संप्रभुता, प्रीडोमिनेंस ऑफ कोर्ट्स, कि न्यायालय अपने आप में संप्रभु हैं, किसी का उन पर दबाव नहीं है। क्या भारत में ऐसा है? हाँ है। क्योंकि भारत में हमारा सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ऐसे निर्णय लिए हैं जो सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रही थी, वहाँ पर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की मर्यादा बचाई और कॉन्स्टिट्यूशन को सर्वोपरि रखा। क्योंकि जो हमारा न्यायालय होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन का संरक्षक है। एक फेमस केस होगा केशव भारती का, आपको जरूर पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों आप रूल ऑफ लॉ को समझ गए होंगे। तो भारत में रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन है, किसी व्यक्ति का शासन नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा रूल ऑफ लॉ था, इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा प्रशासनिक विधि के क्या उद्देश्य हैं। व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। मतलब जो हमारा प्रशासनिक विधि है इसके उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे एक स्टूडेंट का उद्देश्य होता है पढ़ना, जैसे एक टीचर का उद्देश्य होता है पढ़ाना, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का उद्देश्य क्या है, ऐसे इसको जानते हैं। दोस्तों प्रशासकीय अधिकारियों की शक्तियों के दुरुपयोग को रोकना। जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, तो उनकी शक्ति के दुरुपयोग, वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना कर पाएँ, तो उनमें रिस्ट्रिक्शन लगाना, उनको रोकना कि आपकी जितनी शक्ति है उसी के अनुसार आप काम करेंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के साथ आप उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते। ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ रोकता है उनको करने में। दूसरा है यह सुनिश्चित किया जाना कि जनता को प्रशासनिक अधिकरणों द्वारा निष्पक्ष व्यवहार प्राप्त हो। जो प्रशासनिक अभिकरण हैं, जो प्रशासन है, उनके द्वारा निष्पक्ष व्यवहार हो। किसी से ऐसा नहीं कि कोई बड़ा है, पैसे वाला है तो उससे अलग व्यवहार कर रहे हैं, जो गरीब है उससे अलग व्यवहार, ऐसा नहीं कर सकते। जनता से प्रशासनिक जो अधिकारी हैं या उनके द्वारा जो काम किए जाते हैं उनमें समान तरीके से व्यवहार होगा, उनका व्यवहार चेंज नहीं होगा, सबके लिए सेम होगा। आम नागरिक को उसके हितों द्वारा अधिकारों को अधिकृत प्रशासकीय अतिक्रमण से संरक्षण प्रदान करना। तो हमारे आम नागरिक हैं, उनके हितों पर, उनके अधिकारों पर कोई अतिक्रमण ना हो पाए, कोई बाधा ना आ पाए, इस पर भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्रिवेल करता है, काम करता है। उनको संरक्षण करता है, उनके हित की संरक्षण करता है, उनके अधिकारों का संरक्षण करता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। कोई उनके अधिकार छीने नहीं, ना उनके अधिकार का उल्लंघन करे। दोस्तों प्रशासनिक अभिकरण तथा प्रशासनिक अभिकरणों को आम नागरिक के प्रति उत्तरदायी बनाना। जो हमारे प्रशासनिक अभिकरण होते हैं, जो उनके कार्य होते हैं,
प्रशासकीय अधिकारी के, उनको आम नागरिक के प्रति उत्तरदायी बनाना। ठीक है, जो हमारा जनरल आदमी है उनके प्रति उत्तरदायी बनाना कि आप इनका भी काम देखेंगे, सबका एक समान तरीके से देखेंगे। ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ही तहत होता है। दोस्तों, प्रशासनिक अधिकारियों के कार्य को विधिक रूप से मान्य तथा सामाजिक रूप से न्याय संगत बनाना, कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके कार्य उनके विधिक रूप से होने चाहिए। अगर वो विधिक रूप से कर रहे हैं कार्य कोई, तो वो मान्य होंगे और सामाजिक रूप से न्याय संगत होंगे। जो समाज के प्रति न्याय वाले कार्य अगर वो भी कर रहे हैं तो वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ उनको सपोर्ट करता है कि आप ये न्याय और सही कर रहे हैं समाज के प्रति। ठीक है। प्रशासनिक शक्ति का उपयोग जनहित के विरुद्ध होने के विरुद्ध उपाय करना, कि जो प्रशासनिक शक्ति है उसको जनहित के विरुद्ध, अगर वो जनहित के विरुद्ध हो रही है, वो शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, उनमें रिस्ट्रिक्शन लगाना, उनके विरुद्ध उपाय करना। ठीक है, मतलब कोई ऐसी शक्ति है, प्रशासनिक शक्ति, जो जनहित के विरुद्ध है, उनके हित के विरुद्ध है, उनके लाभ के लिए नहीं है, तो वो शक्ति के विरुद्ध कानून बना एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ही कार्य होते हैं। तो आप दोस्तों समझ गए होंगे जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कि जो अधिकारी हैं वो दुरुपयोग ना कर सके अपनी शक्ति का, जनता के हित में कार्य करें, जनता के अहित में ना कार्य करें। उनकी शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे तो ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ रोकेगा। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं, सामाजिक काम कर रहे हैं, तो उनको बढ़ावा देगा कि हाँ करिए। ठीक है, आप इनके रूल और नियम के बाहर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो होते हैं वो नहीं कर सकते, प्रशासनिक अधिकारी उसके बाहर कार्य नहीं कर सकते, नहीं तो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ उनको रोकेगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा इसका ऑब्जेक्ट क्या है। उसके बाद है हमारा प्रशासनिक विधि एवं शुष्क प्रशासन में क्या अंतर है। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव। दोस्तों, प्रशासनिक विधि प्रशासन के अंगों की संरचना है। जो हमारी प्रशासनिक विधि है, ये हमारे प्रशासन जो है इनके अंग, क्या क्या काम है, क्या इनका काम नहीं है, क्या कर सकते हैं, क्या इनकी शक्तियाँ हैं, क्या विशेषताएं, यही इन अंगों की संरचना है प्रशासनिक विधि। कार्यप्रणाली तथा उनकी शक्तियों पर नियंत्रण से संबंधित एक विधि है। ठीक है, जो कि आप पहले जान चुके हैं। यह विधि यह प्रावधान करती है कि प्रशासन के अंगों का गठन किस प्रकार होगा। ये हमारी जो विधि है प्रशासनिक विधि, ये प्रशासन के अंगों का गठन किस प्रकार होगा यही निर्धारित करती है। दोस्तों, इनकी कार्यप्रणाली किन नियमों के अनुसार संचालित होगी तथा उनकी शक्तियों तथा अधिकारों पर नियंत्रण के क्या नियम होंगे, ये हमारी प्रशासनिक विधि प्रशासन के विषय में होती है। वहीं पर सूक्ष्म प्रशासन, जिसे ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव, की न्याय व्यवस्था के अंतर्गत वे सभी मामले जो प्रशासन से संबंधित होते थे प्रशासनिक न्याय व्यवस्था की आधिकारिकता में आते हैं, जिनके शिखर पर कॉन्सोलिडेटेड उच्च प्रशासनिक न्यायालय था। कॉन्सोलिडेटेड एक ऐसा नियम है जिसके सदस्य दोहरा कार्य करते हैं। एक तरफ तो वे प्रशासनिक कार्यों का संपादन करते हैं, तो दूसरी तरफ प्रजा तथा प्रशासक के मध्य उत्पन्न वादों का निर्णय करते हैं। ऐसा करते समय वे स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायाधीश की भांति कार्य करते हैं। जो हमारे न्याय संबंधी मामले होते हैं प्रशासन वाले, वो प्रशासनिक न्याय व्यवस्था की आधिकारिकता में आते हैं, वही हमारा ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव होता है। ठीक है, ये जो एक प्रजा और प्रशासक के मध्य उत्पन्न विवादों का निर्णय करते हैं, कौन करते हैं, सूक्ष्म प्रशासन, ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव करते हैं। और ये करते समय जो प्रजा और प्रशासक के बीच जो उत्पन्न विवाद होते हैं, ये करते समय स्वतंत्र और निष्पक्ष करते हैं, किसी के प्रति झुकाव नहीं होता इनका, स्वतंत्र और निष्पक्ष करते हैं। जैसा कि आप न्यायाधीश की भांति कार्य करते हैं, इनको आप न्यायाधीश समझ सकते हैं। प्रजा और प्रशासनिक विधि में, प्रजा और प्रशासक के बीच में उत्पन्न विवादों को निर्णय करते हैं। तो आप समझ गए होंगे प्रशासनिक विधि एवं सूक्ष्म प्रशासन के बारे में, अंतर से समझ गए होंगे। दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रशासनिक विधि एवं संवैधानिक विधि में क्या अंतर है। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। दोस्तों, यहाँ पर बहुत जानना जरूरी है कि
वैसे कि आपको काफ़ी रिलेट करता होगा प्रशासनिक विधि और संवैधानिक विधि, क्योंकि जो हमारी प्रशासनिक विधि है ये संविधान से ही निकल कर आई है, संविधान के अधीनस्थ होती है। ठीक है, तो ये रिलेट करती है संवैधानिक विधि और प्रशासनिक विधि। आपको कॉन्स्टिट्यूशन लॉ भी अच्छे से पढ़ना है जिससे कि आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों, प्रशासनिक विधि वह विधि है जो प्रशासन के कार्यकलापों, शक्तियों तथा प्रशासन के अधिकारों तथा कृत्यों को नियंत्रित करते हैं, जो कि हम लोग पहले समझते ही आ रहे हैं। ठीक है, वो हमारी प्रशासनिक विधि होती है। जबकि संवैधानिक विधि राज्य के 3 अंगों कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के गठन, शक्ति तथा कृत्यों को नियंत्रित करते हैं। जो हमारी संवैधानिक विधि है उसके राज्य के 3 अंग जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के गठन, शक्ति तथा कृत्यों को नियंत्रित करती है। प्रशासनिक विधि चलायमान है जबकि संवैधानिक विधि अचल है। मतलब जो हमारी प्रशासनिक विधि के नियम बदलते रहते हैं, बट जो हमारी संवैधानिक विधि है उसके नियम वहीं पर बने हैं, उसी के अनुसार हमारा देश चल रहा है, संवैधानिक विधि के अनुसार। ठीक है, प्रशासनिक विधि का स्रोत अधिनियम या संविधि है। प्रशासनिक विधि का स्रोत कौन कौन से, जो नए नए अधिनियम बनाए जाते हैं या नियम बनाए जाते हैं वे हैं। जबकि संवैधानिक विधि का स्रोत लिखित संविधान होता है। जो हमारा संवैधानिक विधि है इसका स्रोत लिखित संविधान है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का स्रोत लिखित संविधान है। दोस्तों, प्रशासनिक विधि प्रशासन के कृतात्मक जो फंक्शनल अध्ययन पर विशेष बल देते हैं, जबकि संवैधानिक विधि शासन के गठन पर अधिक बल देती है। जो संवैधानिक विधि है शासन के गठन की, शासन कैसा होगा उस पर अधिक बल देती है। प्रशासनिक विधि संवैधानिक विधि की अधीनस्थ विधि है। जो हमारी प्रशासनिक विधि है संवैधानिक विधि के अधीनस्थ होती है। जैसे कि आप बता सकते हैं कि एक ऑफिसर के नीचे वो जो उसके सिपाही काम करते हैं, वैसे ही समझ सकते हैं। जो प्रशासन की विधि है वो संवैधानिक विधि के अनुसार नियम बनाए जाते हैं। जो प्रशासन विधि के नियम बनते हैं, अधिनियम बनते हैं, वो संविधान को रखकर, ध्यान रखकर ही बनते हैं। तो समझ सकते हैं कि आप प्रशासनिक विधि संवैधानिक विधि के अनुसार होती है, जबकि संवैधानिक विधि सर्वोच्च विधि है। जो हमारी संवैधानिक विधि है सबसे ऊंची है, सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों, बेसिक सा अंतर है कि सब प्रशासनिक विधि तथा संवैधानिक विधि में, आप समझ सकते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन, प्रशासनिक विधि के क्षेत्र का वर्णन कीजिए। डिस्कस द स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। दोस्तों, इसको समझना बहुत जरूरी है। किसका स्कोप क्या है, क्षेत्र क्या है, एरिया क्या है। तो प्रशासनिक या प्रशासनिक विधि लोक विधि की एक शाखा है जो प्रशासन के कार्यों पर नियंत्रण का उपाय करती है। हमारी प्रशासनिक विधि है, कई विधि हैं, वही वैसे भी एक प्रशासनिक विधि भी है। ठीक है, जैसे पढ़ते आ रहे हैं बहुत, जो प्रशासन के कार्यों पर नियंत्रण का उपाय करती है कि प्रशासन कोई ऐसा कार्य न कर जाए रूल के खिलाफ हो, इसलिए इसमें नियंत्रण का उपाय करती है। नियंत्रण बना के रखती है कि ये यहीं तक निर्णय दे सकते हैं या यहीं तक ये कार्य कर सकते हैं। प्रशासन के कार्यों पर नियंत्रण करती है प्रशासनिक विधि। दोस्तों, राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग कार्यपालिका है, जिसे एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव बोलते हैं कार्यपालिका को। प्रशासन का संबंध राज्य की कार्यपालिका शक्तियों से है। जो प्रशासन का संबंध है एग्जीक्यूटिव से आता है, एग्जीक्यूटिव से आता है कार्यपालिका के शक्तियों से, राज्य की कार्यपालिका शक्तियों से। प्रशासनिक विधि का विकास आधुनिक समय की आवश्यक आवश्यकता है। जो आज का समय है ना, तो इसलिए इसमें प्रशासनिक विधि का विकास बहुत ज़रूरी है। यह एक आवश्यक बुराई के रूप में विकसित हुई है। ज़रूरत भी थी और एक बुराई भी बन के आई है। कैसे बुराई, अभी आगे समझेंगे। इसलिए कि किसी भी व्यक्ति को विवेक दिया जाना उचित नहीं है। तो जैसे कि ये कहा गया है कि डायरेक्ट उनको विवेक दे दिया गया, वो कुछ भी निर्णय ले सकते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। परंतु प्रशासनिक अधिकारी काफ़ी हद तक अपनी शक्ति तथा अधिकारों का उपयोग अपने विवेक से करते हैं। जैसे जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, प्रशासन के अधिकारी होते हैं, वो अपने विवेक से ही काम करते हैं। इनको विवेक प्रदान किया जाना वर्तमान परिवेश की आवश्यकता है। आज के परिवेश को देखते हुए इनको विवेक भी दिया गया कि आप इसमें अपना निर्णय ले सकते हैं, आप अपना न्याय सुना सकते हैं, आप अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों तथा नागरिकों के मध्य विवाद उत्पन्न होते थे। जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं और नागरिक के मध्य बहुत विवाद उत्पन्न होते थे, जिस पर निर्णय भी इन्हीं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दिए जाते थे। कई विवाद हुए,
किससे? अधिकारी और नागरिक से। निर्णय कौन देता था? प्रशासकीय अधिकारी। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत से निर्णय प्रशासकीय अधिकारी के पक्ष में चले गए होंगे, ठीक है, जिसके लिए नियंत्रण करना पड़ा। अतः मनमानेपन की संभवता को सीमित करने हेतु न्यायिक नियंत्रण एवं संसदीय नियंत्रण आवश्यक था। पर अगर कोई विवाद हुआ, अब वो प्रशासकीय अधिकारी और नागरिक के बीच विवाद हुआ है, तो प्रशासकीय अधिकारी होते थे कि वो उसके समक्ष मतलब पक्ष में निर्णय दे देते थे। इसको देखते हुए न्यायिक नियंत्रण एवं संसदीय नियंत्रण आवश्यक था कि न्यायालय द्वारा भी इनका नियंत्रण रखा जाए, संसदीय नियंत्रण भी आवश्यक था। इसे संबंधित प्रावधान करना प्रशासकीय विधि का उद्देश्य है। इन्हीं से संबंधित, आप समझ गए होंगे पूरी स्टोरी, इन्हीं से संबंधित नियंत्रण करना प्रशासकीय विधि का उद्देश्य है। राज्य के बढ़ते हुए कार्य क्षेत्र के कारण राज्य के प्रशासकीय अंग का विकास अपरिहार्य रूप से हुआ। और राज्य के जितने कार्य बढ़ते गए, इसलिए प्रशासकीय अंग का विकास भी बहुत होता गया और प्रशासकीय विधि का भी विकास होता गया। इसे रोक पाना संभव नहीं है, परंतु इस पर नियंत्रण के उपाय करना, इनके विवेकाधीन कार्यों पर सीमा अधिरोपित करना, प्रशासकीय अधिकरणों के मनमानेपन से आम जनता को संरक्षित करना ही प्रशासकीय विधि का प्रयोजन तथा कार्य क्षेत्र है। कि कुछ ऐसा काम ना करें, उनकी एक सीमा बना देना कि आप इतना फाइन कर सकते हैं। ये कार्य क्षेत्र है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, कि आपकी क्या सीमा होगी, कहाँ तक आप जा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे इनका कार्य क्षेत्र क्या है, स्कोप क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। दोस्तों एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत में विधि के शासन की क्या स्थिति है? व्हाट इज द स्टेटस ऑफ रूल ऑफ इन इंडिया? क्या स्थिति है? तो अगर आपसे कोई पूछता है क्या स्थिति है, तो क्या जवाब देंगे? आइए देखते हैं। दोस्तों भारत में संविधान सर्वोच्च है, ये तो आपको भी पता है, हमको भी पता है, सबको पता होना चाहिए। अतः संविधान के प्रावधान स्वयं में विधि के शासन की भांति प्रशासनिक कार्यों पर एक अंकुश है। जो हमारा संविधान है, प्रावधान जो संविधान का दिया गया है, स्वयं में ही खुद में ही विधि के शासन की भांति है। जो प्रशासन होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, उनके कार्यों पर एक अंकुश लगाते हैं कि आप यहाँ पर नहीं करेंगे, नहीं ये गलत बात है, आप यहाँ पर ऐसा करेंगे, आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा कानून नहीं बना सकते हैं। ये संविधान के प्रावधान में है, ठीक है। यदि कार्यपालिका का कोई भी कार्य, एग्जीक्यूटिव का कोई भी कार्य संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है, जो कार्यपालिका है अगर वो संविधान के किसी भी प्रावधान को उल्लंघन करते हैं तो वह अवैध हो जाएगी, मतलब वो मान्य नहीं होंगी तथा अधिकारती अल्ट्रा वायरस हो जाएगी। तो अल्ट्रा वायरस होने के कारण निरस्त कर दिया जाएगा। जो एग्जीक्यूटिव है वो भी किसी संविधान के प्रावधान को उल्लंघन नहीं कर सकती है, अगर उल्लंघन करके बनाती तो वो निरस्त हो जाएगा, आपको पता भी होगा। यदि कोई नियम, उपनियम, अधिसूचना तथा विधि प्रावधान रखने वाली रूढ़ि संवैधानिक प्रावधान के अनुरूप नहीं है या भाग 3 में प्रदत्त किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती हैं, तो उसे अनुच्छेद 13 के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाएगा। तो अगर कोई नियम बना रहे हैं या उपनियम बना रहे हैं तो भाग 3 के आर्टिकल 13 के अंतर्गत शून्य घोषित कर दिया जाएगा, जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं। तो ऑफिशियली पता ही होगा कि रूल ऑफ लॉ है, संविधान सर्वोच्च है और संविधान का ही शासन है। क्योंकि एक सरकार भी अगर कोई अपने मन से कानून बनाती है, अगर संविधान के खिलाफ है तो वो निरस्त हो जाएगा, आपको पता ही है। दोस्तों आगे एक डॉक्ट्रिन दे रखी है सेपरेशन ऑफ पावर की, जिसे मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित किया गया था। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या है? इसको किसने प्रतिपादित किया था? मॉन्टेस्क्यू द्वारा, ठीक है। तो ये व्हाट इज़ द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, इसके बारे में समझेंगे और ये जानिए क्या ये सेपरेशन ऑफ पावर लागू हो रही है या होती है। तो दोस्तों इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों शक्ति पृथक्करण, जिसे मॉन्टेस्क्यू ने डेस्पोवायर्स, जिसे सेपरेशन ऑफ पावर कहा है, इससे उनका तात्पर्य यह था कि राज्य के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की शक्तियां किसी एक व्यक्तियों के निकाय द्वारा प्रयुक्त नहीं की जानी चाहिए।
दोस्तों जैसे कि राज्य के 3 अंग होते हैं, आपको पता होगा, विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका होती है। तो इस सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ये था कि ये राज्य के जो तीनों अंग हैं ये किसी एक व्यक्ति के पास नहीं जाने चाहिए, एक व्यक्ति के द्वारा नहीं रूल किया जाना चाहिए, या व्यक्ति का निकाय जैसे कोई समूह हो उनके द्वारा नहीं किया जाना चाहिए कि यही विधायिका भी संभाल रहे हैं, कार्यपालिका भी देख रहे हैं और न्यायपालिका भी देख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इनका तात्पर्य यह हुआ कि विधायिका कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के क्षेत्र में, कार्यपालिका विधायिका तथा न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में तथा न्यायपालिका विधायिका तथा कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण ना करें। एक अंग एक ही कार्य का निर्वहन करें। जैसे कि विधायिका है वो अपना विधायिका वाला काम देखे, कार्यपालिका है वो अपना कार्यपालिका वाला देखे, न्यायपालिका है वो अपना न्यायपालिका देखे। ठीक है, न्याय देखे, किसी एक दूसरे के उसमें अतिक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे को टोका टाकी नहीं करेंगे और एक अंग एक ही कार्य का निर्वहन करें। जैसे ऐसा नहीं कि विधायिका है वो भी न्यायपालिका को, सबके अपने अपने कार्य होने चाहिए और जो उसको निर्वहन कर रहे हैं, जो उनको चला रहे हैं, वो अलग होने चाहिए। ठीक है, ये हमारा होता है शक्ति पृथक्करण। क्या भारत में है? हाँ ज़रूर है। जैसे अपनी विधायिका है वो अपना काम करती है और न्यायपालिका है, जुडिशरी, वो अपना काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव वो अपना कार्य करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप समझ गए होंगे शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, जिसे डिस्पोयर्स की डॉक्ट्रिन कहा जाता है। ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, लाया गया था? मॉन्टेस्क्यू द्वारा। ठीक है, तो अब ये समझ गए होंगे। आगे चलते हैं फिर। दोस्तों आगे क्या है? प्रत्यायोजित विधायन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेलीगेटेड लेजिस्लेशन? प्रत्यायोजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक निकाय मतलब होता है एक समूह, लोगों का समूह जो होता है निकाय, दूसरे निकाय को कुछ करने की शक्ति का अधिकार प्रदान करता है। जैसे जो हमारी कार्यपालिका है, राज्य की कार्यपालिका, उसके अंदर प्रशासन आते हैं। ठीक है, उनको शक्ति दे रखी होती है प्रशासन को। ये हमारा प्रत्यायोजित विधायन है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, कि उनको शक्ति प्रदान करते हैं कि भैया इतना काम हो जाता है, आप इसको आप ये शक्ति करिए, आपको हमने दे दिया, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है। तथा प्रत्यायोजित विधायन प्रत्यायोजन का परिणाम है। प्रत्यायोजित विधायन के अंतर्गत वे सभी नियम एवं उपनियम आ जाते हैं जो प्रत्यायोजन की शक्ति के अंतर्गत निर्मित किए जाते हैं। मतलब जो प्रत्यायोजन किया गया उसके शक्ति के अंतर्गत बनाए गए तो वही नियम और उपनियम आएंगे, अलग से कुछ नहीं होगा। वो बना लिए जाते हैं कि आपको ये वाली शक्ति आपको दी जा रही तो आपको यही वाली दी जाएगी। ठीक है, संक्षेप में कह सकते हैं कि विधानमंडल जो विधि बनाता है उसको विधायन कहा जाता है तथा ऐसे नियम उपनियम को विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत बनाया जाता है, उसका प्रत्यायोजित विधायन कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सर्वोच्च एवं अधीनस्थ विधायन क्या है? सुप्रीम एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सुप्रीम होता है और कौन उसके अधीनस्थ होता है। दोस्तों 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, जब 20वीं शताब्दी का प्रारंभ हुआ तो औद्योगिकरण के फलस्वरूप राज्य ने लोक कल्याण तथा विकास के हित में कल्याणकारी राज्य का स्वरूप अपनाया। राज्य ने अपना स्वरूप कल्याणकारी कर लिया कि हम सबके हितों का ध्यान रखेंगे, जन कल्याण में अपना काम करेंगे, औद्योगिकरण करेंगे, उद्योगों का निर्माण करेंगे। दोस्तों इसके अंतर्गत राज्य ने उन क्षेत्रों में प्रवेश किया जो अब तक निजी क्षेत्रों के लिए आरक्षित थे। पहले क्या था, 20वीं शताब्दी के पहले कई चीज़ें आदमी के निजी थी। उसके बाद राज्य ने उस पर भी अपना ध्यान दिया कि सबको अच्छे तरीके से मिले, सबका कल्याण हो और सबके हितों में कार्य हो। जैसे कि उद्योग, परिवहन, खाद्य आपूर्ति, शिक्षा तथा अन्य लोक उपयोगी क्षेत्रों में राज्य का हस्तक्षेप हो गया। उद्योग में हो गया, परिवहन में हो गया, हमारे मोटर गाड़ी ये सब होते हैं, खाद्य आपूर्ति हो गई, और शिक्षा के विषय में राज्य का हस्तक्षेप हो गया कि अब राज्य इसमें नीति बनाएगी, राज्य इसके बारे में जो सोचेगा लागू होगा राज्य में। ठीक है, उसके बाद अब राज्य की विधायिका द्वारा सभी विषयों पर तथा सभी क्षेत्रों में विधि निर्माण का कार्य संभव नहीं रह पाया। मतलब राज्य ने सोचा तो सबके लिए काम करना, लेकिन सब में नहीं हो पा रहा था। इसलिए समय अभाव, मतलब समय की कमी के कारण विशेषज्ञता जो उनके राज्य के विशेषज्ञ थे तथा तत्कालीन या आपात निर्णय की आवश्यकता के कारण अब यह समझा जाने लगा कि
विधायिका एक अधिनियम द्वारा कार्यपालिका को विधायी शक्तियां प्रत्यायोजित करे। मतलब जो विधायिका है हमारी, वो कार्यपालिका को, एग्जीक्यूटिव को, कार्यपालिका को काफ़ी शक्तियाँ प्रत्यायोजित कर दे उनको, कि वो भी उसमें काम कर सके और सब मैनेज हो सके। ठीक है। तथा इस अधिनियम द्वारा विधायिका एक सीमा रेखा तय करे जिसके अंतर्गत इस प्रत्यायोजित शक्ति का प्रयोग कार्यपालिका प्रशासन को करना है। मतलब विधायिका ये भी तय करेगी कि आपकी इतनी सीमा है, यहाँ तक आप काम कर सकते हैं। जो हमारी कार्यपालिका है, प्रशासन है, उसको एक सीमा निर्धारित करें कि आप यहाँ तक, इतनी आपकी शक्ति है, आप यहाँ तक काम कर सकते हैं। विधायिका इस अधिनियम में उन विषयों तथा दिशा निर्देश का उल्लेख करे जिसके अंतर्गत उक्त प्रत्यायोजित शक्ति की सीमाओं में रहते हुए प्रशासन नियमों तथा उपनियमों का निर्माण करे। विधायिका ये भी निर्धारित करे कि आपको इन शक्तियों के अंदर रहते हुए नियम बनाने हैं, उपनियम बनाने हैं, उसकी भी निर्धारिता विधायिका करे। किसके लिए? प्रत्यायोजित शक्ति के लिए प्रशासन को नियम बनाने और उसके उपनियम का निर्माण करने के लिए भी शक्ति प्रदान करे और उनकी एक दिशा निर्देश करे। आपका जो नियम होगा इस दिशा में बनना चाहिए, सब कुछ विधायिका निर्धारित करे। दोस्तों, इस अधिनियम के अंतर्गत विधायिका द्वारा नियम तथा उपनियमों का निर्माण करने के लिए प्रशासन द्वारा दी जाने वाली प्रक्रियाओं को प्रत्यायोजन की संज्ञा दी जाती है। तो ये जो विधायिका देती है, द्वारा नियम उपनियम बनाने का निर्माण करने की शक्ति देती है, इस प्रक्रिया को, देने की प्रक्रिया को प्रत्यायोजन की संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है? प्रत्यायोजन की। जो विधायिका अपनी शक्ति ट्रांसफ़र करता है प्रशासन को नियम और उपनियम बनाने के लिए, इस प्रक्रिया को प्रत्यायोजन की संज्ञा दी जाती है। ठीक दोस्तों, इस प्रकार प्रत्यायोजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक निकाय दूसरे निकाय को कुछ करने की शक्ति का अधिकार प्रदान करता है तथा प्रत्यायोजित विधायन प्रत्यायोजन का परिणाम है। इसका पहले हमारा टॉपिक था, उसमें हम देख चुके हैं। प्रत्यायोजित विधान के अंतर्गत वे सभी नियम तथा उपनियम आते हैं जो प्रत्यायोजन की शक्ति के अंतर्गत निर्मित किए गए हैं। आज विधि का बड़ा भाग विधानमंडल के बाहर सरकार के विभागीय कक्षों में बनाया जाता है। मतलब आजकल जो विधि का निर्माण बाहर की शक्ति द्वारा बनाया जाता है। आज संक्षेप में कहा जाए तो यह कहा जा सकता है कि विधानमंडल जो विधि बनाता है उसको विधान कहा जाता है तथा ऐसे नियम तथा उपनियम को विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत बनाए जाते हैं, उन्हें प्रत्यायोजित विधान कहा जाता है, डेलीगेटेड लेजिस्लेचर। जो विधानमंडल बनाता है उसे विधान कहते हैं, कहा जाता है तथा ऐसे नियम और उपनियम को विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि के अंतर्गत रहते हुए जिसको शक्ति मिली हुई है, अगर वो नियम बनाते हैं या उपनियम बनाते हैं उसे प्रत्यायोजित विधान कहते हैं, डेलीगेटेड लेजिस्लेचर कहा जाता है। विधानमंडल द्वारा पारित विधि में सिर्फ विषय वस्तु संबंधी सिद्धांत तथा नीतियां निर्धारित कर दी जाती हैं। आपके ये विषय वस्तु होंगी, इस विषय पर आप नियम बना सकते हैं, आपकी ये नीतियाँ होनी चाहिए, ये केवल निर्धारित की जाती है तथा इसके अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति सरकार, प्रशासन या उसके किसी अभिकरण को सौंप दी जाती है। विधानमंडल द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति के अधीन प्रशासन जो विधि बनाता है, जो विधानमंडल द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति दी जाती है उसको प्रशासन जो विधि बनाता है उसे प्रत्यायोजित विधायन कहते हैं। उसके साथ साथ अधीनस्थ विधायन भी कहते हैं, ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी कहा जाता है। उसे ही बोलते हैं प्रत्यायोजित विधायन को, अधीनस्थ विधायन। आप समझ गए होंगे। और शक्ति कौन देता है? विधानमंडल जिस शक्ति देता है, किसको देता है? प्रशासन को, विधि बनाने के लिए। ठीक है, आप समझ गए होंगे। उसके आगे दोस्तों इसे ही सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहते हैं। दोस्तों, प्रत्यायोजित विधायन शब्द को प्रशासकीय विधि में दो अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। जो प्रत्यायोजित विधायन है इसे प्रशासकीय विधि में दो अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। प्रथम अर्थ में प्रधान विधायन विधि के अंतर्गत प्रशासन द्वारा नियम उपनियम निर्माण की प्रक्रिया सर्वोच्च विधान कहलाती है। जो नियम बनाते हैं, उपनियम का निर्माण करते हैं, उन्हें सर्वोच्च विधान कहते हैं। जबकि दूसरे अर्थ में दी गई प्रत्यायोजित विधायन की प्रक्रिया के अंतर्गत निर्मित नियम, परिनियम तथा विनियम को अधीनस्थ या प्रत्यायोजित विधान की संज्ञा दी गई है। पहले जो नियम और उपनियम बनाते हैं उन्हें सर्वोच्च विधान कहते हैं और इन्हीं के ही अर्थों में दी गई विधायन की प्रक्रिया, जो प्रक्रिया होती है, जो कार्य करने की प्रक्रिया होती है, निर्मित नियम, परिनियम, विनियम को अधीनस्थ
विधायन की संज्ञा दी गई है। होता तो उसी से है, ठीक है। वो सर्वोच्च कहा जाता है जो नियम उपनियम बनाते हैं और उनके शक्ति द्वारा प्रक्रिया करते हैं, निर्मित नियम बनाते हैं, उन्हें अधीनस्थ बोलते हैं। विधान की संज्ञा दी गई है, आप समझ गए होंगे। दोस्तों, उदाहरण के रूप में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 भारत सुरक्षा अधिनियम संसद द्वारा पारित प्रधान विधायन है तथा इस लघु तथा संक्षिप्त विधायन के अंतर्गत प्राप्त शक्ति के अंतर्गत प्रशासन द्वारा नियम उपनियम पर नियम निर्देश अधिसूचना तथा प्रथम निर्माण की प्रक्रिया प्रत्यायोजित विधायन कहलाती है। वैसे जो हमारा वस्तु अधिनियम है, भारत सुरक्षा अधिनियम, संसद द्वारा पारित किया गया है और इसकी जो अंतर्गत शक्ति दी गई है, किसको दी गई है? प्रशासन को। प्रशासन इसमें नियम भी बनाता है, उपनियम बनाता है, पर नियम बनाता है, ठीक है, निर्देश भी देता है। प्रथम निर्माण की प्रक्रिया प्रत्यायोजित विधायन कहलाती है तथा एक अर्थ में उस प्रक्रिया का उत्पाद भी प्रत्यायोजित विधायन कहलाता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे हमारा सर्वोच्च एवं अधीनस्थ विधायन के बारे में, ठीक है। एक बार और समझ लेते हैं सर्वोच्च और अधीनस्थ विधायन। जो प्रत्यायोजित विधायन शब्द है उसे दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है प्रशासकीय विधि में। पहला है कि प्रधान विधायन विधि के अंतर्गत प्रशासन द्वारा नियम बनाना उपनियम निर्माण की प्रक्रिया, जो नियम और उपनियम बनाने के निर्माण की प्रक्रिया को सर्वोच्च विधायन कहते हैं। जबकि दूसरे अर्थ में दी गई प्रत्यायोजित विधायन की प्रक्रिया के अंतर्गत, जो प्रत्यायोजित विधायन की प्रक्रिया के अंतर्गत नियम पर नियम तथा विनियम बनाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? अधीनस्थ प्रत्यायोजित विधायन की संज्ञा दी गई है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। इसके बाद समझते हैं प्रत्यायोजित विधायन पर न्यायिक नियंत्रण का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। डिस्कस इन ब्रीफ द जुडिशियल कंट्रोल ऑन द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। क्या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पर जुडिशियल कंट्रोल है? हाँ है। इस पर कैसा कंट्रोल है इसको समझते हैं दोस्तों। देखो, देश में कोई भी कुछ भी नियम बनाए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई नहीं नियम बना सकता, और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ अगर नियम बनाएगा जो हमारी जुडिशरी है उसको रोकेगा और उसको मना करेगा। दोस्तों, संविधान से बढ़ के आगे कोई बना नहीं सकता नियम। इसमें जो प्रत्यायोजित विधायन है इसमें न्यायिक नियंत्रण है। आइए समझते हैं कैसे। प्रत्यायोजित विधायन उच्चतम तथा उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की पहुंच से बाहर नहीं जा सकता। न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है? अगर कोई हम नियम बनाते हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय उस पर जांच कर सकती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो नहीं है, संविधान के उसमें है कि नहीं है। अगर है तो ठीक है, अगर उसके बाहर है तो इसको मना कर सकती है, रोक लगा सकती है। भारत में प्रत्यायोजित विधायन पर न्यायपालिका प्रभावी नियंत्रण रखती है। जो भारत के प्रत्यायोजित विधायन है उसमें न्यायपालिका नियंत्रण रखती है, प्रभावी नियंत्रण। प्रत्यायोजित विधायन की वैधता की जांच न्यायपालिका कई आधार पर कर सकती है। जो प्रत्यायोजित विधायन है उस पर न्यायपालिका जांच कर सकती है कई आधार पर। यह आधार इंग्लैंड की अपेक्षा भारत में अधिक विस्तृत है। प्रत्यायोजित विधायन की वैधता की जांच करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय इस बात की जांच कर सकते हैं कि क्या प्रत्यायोजित विधायन शक्ति परस्तात या अधिकारातीत, जिसे अल्ट्रा वायरस तो नहीं है, जो नियम के खिलाफ तो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर तो नहीं है, किसी राइट को उल्लंघन तो नहीं कर रही। परस्तात या अधिकारातीत सिद्धांत के अंतर्गत न्यायालय निम्न जांच कर सकते हैं। कौन जांच कर सकते हैं? कौन सी जांच कर सकते हैं? क्या प्रत्यायोजन को सामर्थ्य शक्ति प्रदान करने वाला अधिनियम, जिसे प्रमुख अधिनियम पेरेंट लॉ कहा जाता है, संवैधानिक है कि नहीं? जो उसका शक्ति उसको प्रदान कर रहा है प्रमुख अधिनियम बनाने के लिए, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं, संवैधानिक है कि नहीं, असंवैधानिक तो नहीं है, ये जांचेगी। क्या प्रमुख अधिनियम के अंतर्गत निर्मित प्रत्यायोजित विधान संविधान के अनुरूप है कि नहीं, अर्थात संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है, बाहर तो नहीं है, प्रावधानों में मैच करता है कि नहीं करता, ये भी जांच करेगी। क्या प्रत्यायोजित विधायन या अधीनस्थ विधायन शक्ति प्रदायी इनेबलिंग अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है? जो शक्ति उन्होंने बनाई गई है, जिसको दी गई, उसके अनुरूप तो नहीं है, उसी के रूप में है कि नहीं, ये भी चेक करेगी। ठीक है, तो जो हमारा प्रत्यायोजित विधायन है उसमें न्यायिक नियंत्रण है।
और होना भी चाहिए, क्योंकि ये जन कल्याण के लिए बनाए जाते हैं प्रशासन। और ये ऐसे नियम ना बना दें क्योंकि उनको नियम बनाने की शक्ति दी गई है, तो अब ऐसे नियम ना बना दें कि जो जनता के खिलाफ हो। और अगर दोस्तों आपको टेलीग्राम में ज्वाइन होना है तो आप टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे और इस PDF मिल जाएगी, वो ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। इसके बाद आता है एक सशर्त विधायन क्या है, समझाइए। व्हाट इज़ द कंडीशनल लेजिस्लेशन। दोस्तों कंडीशनल लेजिस्लेशन क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। आइए समझते हैं। दोस्तों विधानमंडल ऐसे कानून पास करता है जिसमें वे कार्यकारिणी के ऊपर यह करने की बात छोड़ देते हैं कि वह पारित अधिनियमों का अब क्रियान्वयन करेंगे। जो विधानमंडल पारित करता है कानून, कार्यकारिणी जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं उनके ऊपर छोड़ देते हैं कि आप इस पर अब कार्य करिए। इस प्रकार के विधान को सशर्त विधान कहते हैं। इसमें अधिनियमों का लागू किया जाना उसका क्षेत्रीय विस्तार पर ऐसी तिथि से प्रारंभ होने की बात कार्यकारिणी तय करेगी जो वह इस अधिनियम की अधिसूचना जारी करके निश्चित करेगी। मतलब जो उन्होंने कानून पास कर दिया है उसको क्षेत्र में विस्तार कौन करेगा, हमारी कार्यकारिणी है, जो प्रशासन है, और एक ऐसी तिथि से करेंगे और उसको तिथि की अधिसूचना सबको जारी करेंगे कि इस तिथि से यह कानून लागू हो चुका है। ठीक है, कौन करेगा, कार्यकारिणी। ठीक है, वह इस आशय की अधिसूचना जारी करके निश्चित करेंगे कि इसके समय तथा स्थान के अथवा दोनों के संबंध में लागू किए जाने की बात कुछ शर्तों के पूरा न होने पर निर्भर करेगी। शर्तों का उल्लेख विधानमंडल द्वारा अधिनियम में कर दिया जाता है, किंतु यह विधानमंडल के विवेक पर निर्भर करता है कि तय करे कि अधिनियम में अनुध्यात शर्त पूरी हो गई है अथवा नहीं, अथवा अनुध्यात समीचीनता जिसकी पूर्ति पर अधिनियमित का लागू किया जाना निर्भर करता है, अथवा दोनों के संबंध में लागू किए जाने की बात कुछ शर्तों के पूरा न होने पर निर्भर करती हैं। शर्तों का उल्लेख विधानमंडल द्वारा अधिनियम में कर दिया जाता है, किंतु यह विधानमंडल के विवेक पर निर्भर करता है कि तय करे कि अधिनियम के अनुध्यात शर्त पूरी हो गई है अथवा नहीं, अथवा अनुध्यात समीचीनता जिसकी पूर्ति पर अधिनियमित विधि का लागू किए जाना शर्तों के पूरा होने पर निर्भर करता है। प्रायः अधिनियम के लागू किए जाने की तिथि का निश्चित सरकार के विवेक पर पूरी तौर से छोड़ दिया जाता है तथा यह स्पष्ट रूप से लिख दिया जाता है कि यह ऐसी तिथि से लागू की जाएगी जैसे कि केंद्र सरकार सूचना द्वारा निश्चित करे। जो कोई भी कानून बनता है तो उसमें केंद्र सरकार ही सूचना द्वारा निश्चित करती है कि इस दिन से यह लागू होगा। दिया किसके जाता है, इसके ऊपर बात छोड़ी जाती है, कार्यकारिणी के ऊपर। ठीक है, तब समझ गए होंगे सशर्त विधान क्या है। उसके बाद एक टॉपिक आता है प्रशासनिक न्यायाधिकरण से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। दोस्तों कई ऐसे विषय होते हैं जिनका निपटारा साधारण न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता। यदि विवाद प्रशासन तथा साधारण व्यक्ति के मध्य होता है तो उसका निर्णय प्रशासन द्वारा किया जाता है। इसी को प्रशासनिक न्याय निर्णयन एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन की संज्ञा दी जाती है तथा इस कार्य को करने वाले निकाय या अधिकरण को प्रशासनिक न्यायाधिकरण एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कहा जाता है। दोस्तों कई छोटे छोटे विषय होते हैं जिनका निपटारा साधारण न्यायालय द्वारा नहीं किया जाता। कौन करता है उसमें, प्रशासन। जैसे कि कभी विवाद प्रशासन तथा साधारण व्यक्ति के मध्य हो जाता है, इसका निर्णय कौन करता है, प्रशासनिक न्याय निर्णयन है, वो उनमें निकाय होता है, वही इसमें न्यायाधिकरण करते हैं, इनका न्याय करते हैं, इन्हें बात रखते हैं और निपटारा करते हैं, जिनका निपटारा साधारण न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता। कई ऐसे विषय होते हैं तो उसमें वो कौन करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स उन्हें कहा जाता है। जो हमारे प्रशासन कई ऐसे निर्णय हैं या न्याय दिला देते हैं, इसे कभी साधारण व्यक्ति और किसी प्रशासन के उससे बवाल हो गया या कोई ऐसा विषय है उनके मध्य में विवाद हो गया तो प्रशासनिक न्यायाधिकरण ही उनमें निपटारा कर देता है। ठीक है, तो उसे प्रशासनिक न्यायाधिकरण कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है प्रशासनिक विवेक का न्याय पुनर्विलोकन। प्रशासनिक विवेक का न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है। जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रेशन। दोस्तों प्रशासनिक अधिकारियों के विवेकाधिकार प्रयोग में न्यायपालिका को हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त है।
जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके विवेकाधिकार में न्यायपालिका का हस्तक्षेप करने का अधिकार होता है, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है। न्यायपालिका का यह नियंत्रण अधिकार न्यायिक पुनर्विलोकन कर न्यायालय का यह नियंत्रण होता है, नियंत्रण का अधिकार होता है, उसे न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं। दोस्तों, न्यायिक निर्णयों में ऐसे अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए जा चुके हैं जिनके आधार पर प्रशासनिक अधिकारियों के विवेकाधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप किया जा सकता है। दो मुख्य शीर्षक हैं, कौन कौन से? जहाँ विवेक का प्रयोग अपने प्राधिकार के अधिक में किया गया हो, अर्थात विवेकाधिकार का प्रयोग शक्ति से परिपेय हो। मतलब कोई अधिकारी है, उसको अपने अधिकार में अपनी शक्ति का प्रयोग किया हो, उसने अपने अधिकार में ज़्यादा उसने प्रयोग किया हो, वहाँ पर किया जा सकता है। न्यायालय अपना हस्तक्षेप कर सकती है। जहाँ विवेक का दुरुपयोग किया गया हो तथा उसका गलत प्रयोग किया गया हो, जहाँ किसी अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अपना विवेक का दुरुपयोग किया जा रहा हो, अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया जा रहा हो और कोई गलत काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी न्यायालय अपना हस्तक्षेप कर सकती है। दोस्तों, जब प्रशासनिक अधिकारी दिए गए विवेकाधिकार का प्रयोग स्वयं नहीं करता बल्कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों को सौंप देता है, तो उस अधिकार का प्रयोग शक्ति से परिपेय हो जाता है। तो दोस्तों, ये प्रशासनिक विवेक का न्यायिक पुनर्विलोकन है जो न्यायालय कर सकती है। अगर वो कोई गलत काम कर रहे हैं तो यह न्यायालय उसमें रोक लगाकर उसका न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकती है। कोई नियम बना रहे उसका न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकती है कि अभी सही करिए, अभी ये गलत कर रहे हैं, ठीक है, तो न्यायालय उसमें हस्तक्षेप कर सकती है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा क्वेश्चन बनता है, न्यायाधिकरण पद्धति के दोषों को समझाइए। एक्सप्लेन द डिफेक्ट ऑफ ट्रिब्यूनल सिस्टम। तो इसके पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा है, ट्रिब्यूनल सिस्टम के बारे में पढ़ा था, तो कुछ उसके दोष भी होते हैं, डिफेक्ट्स होते हैं, उनको भी समझिए। प्रत्येक प्रशासकीय न्यायाधिकरण की संरचना, क्षेत्राधिकार तथा प्रक्रिया उसे सृजित करने वाले अधिनियम द्वारा निर्धारित की जाती है। दोस्तों, सबके अलग अलग अधिनियम बनाए जाते हैं, इससे संरचना होगी, इससे इनको काम दिया जाएगा, इनका इतना क्षेत्राधिकार है, इतने में इनका वर्क हो सकता है, इतनी इनकी पावर है, इस प्रक्रिया से ये लोग ज्वाइन होंगे, इस प्रक्रिया से इनमें न्यायाधिकरण में आएंगे। सबकी अलग अलग अधिनियम होते हैं। अतः विभिन्न अधिनियम, मतलब अलग अलग अधिनियम होने के कारण विभिन्न न्यायाधिकरणों की संरचना, प्रक्रिया तथा क्षेत्राधिकार में भिन्नता आना स्वाभाविक है। अगर भिन्न भिन्न अधिनियम बनाएंगे तो थोड़ी भिन्नता तो आना स्वाभाविक है, ठीक है दोस्तों। जैसे आप कई नियम बना लेते हैं तो उनमें डिफरेंस तो आएगा ही आएगा। दोस्तों, प्रशासकीय न्यायाधिकरण सामान्यतः जनरली न्यायालय की प्रक्रिया, जो न्यायालय प्रक्रिया होती है तथा साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों से शासित नहीं होते। एविडेंस एक्ट के अनुसार न्यायालय की प्रक्रिया के द्वारा ये शासित नहीं होते। सामान्यतः प्रशासकीय न्यायाधिकरण, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। दोस्तों, प्रशासकीय न्यायाधिकरणों के निर्णय की अपील के लिए प्रावधान नहीं होता। जो प्रशासकीय न्यायाधिकरण के निर्णय हो जाती है उसके लिए कहीं अपील नहीं कर सकते, इसका कहीं प्रावधान नहीं है। उन्होंने जो निर्णय दे दिया उसके लिए आप अपील नहीं कर सकते, ये दोष है भाई। अतः यह पाया जाता है कि कुछ प्रशासनिक व्यक्तियों को अत्यधिक अधिकार दे दिया जाता है। इसलिए ऐसा देखा जाता है कि कुछ प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको ज़्यादा ही अधिकार दे दिए गए। अतः प्रशासकीय न्यायाधिकरण व्यक्तियों के अधिकारों को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। जो प्रशासकीय न्यायाधिकरण होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, वो काफ़ी व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करते हैं। जो उनके राइट्स होते हैं उनमें काफ़ी प्रभाव डालते हैं। जो प्रशासकीय अधिकारी न्यायाधिकरण में बैठते हैं उनका विधि विशेषज्ञ होना आवश्यक नहीं है। दोस्तों, जो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में बैठे हुए हैं जज जैसे, तो उनका विधि में विशेष होना, जो लॉ में विशेषज्ञ होना कोई आवश्यक नहीं है। अगर वो लॉ के विषय में ज़्यादा जानते भी नहीं तब भी वहाँ पर सुसज्जित हो सकते हैं, बैठ सकते हैं। क्योंकि प्रशासकीय न्यायाधिकरण में शपथ लेने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रशासकीय न्यायाधिकरण में शपथ लेने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः प्रति परीक्षण या जिरह का अवसर न होने के कारण सत्यता का पता लगाना कठिन हो जाता है। दोस्तों, इसमें जिरह नहीं होती। जो न्यायाधिकरण होता है ना, ट्रिब्यूनल्स एडमिनिस्ट्रेटिव, उसमें जिरह भी नहीं होती। इस वजह से सत्यता का कारण पता लगाने में मुश्किल हो जाती है। ये सब दोष हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के, जो आप समझ के होंगे, ठीक है। कि अगर इन्होंने कोई निर्णय दे दिया तो निर्णय मान्य होगा अपने क्षेत्राधिकार के रहते हुए। न्यायाधिकरण की पद्धति के दोषों के बारे में था, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के डिफेक्ट्स के बारे में। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे एक टॉपिक आता है, नैसर्गिक न्याय क्या है।
व्हाट इज नेचुरल जस्टिस, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन में आ जाता है और आपको जानना भी जरूरी है कि नेचुरल जस्टिस क्या है। नैसर्गिक न्याय, प्राकृतिक अथवा नैसर्गिक न्याय, नेचुरल जस्टिस शब्द का तात्पर्य न्यायिक कार्यवाही के कुछ मूलभूत मौलिक नियमों, फंडामेंटल रूल से, मतलब जो हमारा नेचुरल जस्टिस होता है ये न्यायपूर्वक होना चाहिए, उससे फंडामेंटल रूल से। लॉर्ड विगेरी के अनुसार प्राकृतिक न्याय के नियम ऐसे मौलिक नियम, फंडामेंटल रूल्स हैं इसके उल्लंघन से ऐसा लगता है कि न्याय नहीं हुआ है। ये हमारे जो नेचुरल जस्टिस है, अगर इसका उल्लंघन होता है तो ऐसा लगता है जैसे न्याय नहीं हुआ है। क्रियात्मक दृष्टि से नैसर्गिक न्याय या प्राकृतिक न्याय का अर्थ सत्य के उचित, निष्पक्ष और युक्त प्रयोग से लिया जा सकता है। दोस्तों, जैसे जो हमारा नेचुरल जस्टिस होता है इसका ये अर्थ है कि कोई भी अगर मामला है, कोर्ट में गया है, तो वो निष्पक्ष होना चाहिए, किसी के पक्ष में नहीं होना चाहिए। तो ये नेचुरल जस्टिस है। और यहाँ पर एक है कि दूसरे को बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। जैसे कोई आया, पार्टी ने केस दायर किया किसी के ऊपर, तो अब जो दूसरी पार्टी है उसको अपने डिफेंड में बोलने का मौका दिया जाना चाहिए कि अगर किसी ने कह दिया कि ये चोर है तो ऐसा नहीं है, वो उसको भी मौका देना चाहिए कि वो भी साबित करे कि हम चोर नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी होना चाहिए न्यायालय में। तब ये नेचुरल जस्टिस है कि बोलने का दूसरे को भी मौका दिया जाना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए कि किसी का पक्ष नहीं लिया जाना चाहिए। तब ये नेचुरल जस्टिस होता है, नैसर्गिक न्याय होता है। नैसर्गिक न्याय या प्राकृतिक न्याय की परिभाषा का जो भी मापदंड अपनाया जाए उसमें यह आवश्यक अपेक्षित होगा कि संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर अवश्य दिया जाए। जो मामला है उसमें व्यक्ति को सुनवाई का अवसर जरूर दिया जाए। ऐसा नहीं कि उसने कहा और हमने निर्णय दे दिया, ऐसा नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने के पूर्व या किसी व्यक्ति के विरुद्ध निर्णय लेने के पूर्व उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना आवश्यक है। अगर किसी मत पे आप निर्णय लेने जा रहे हैं तो उसके दूसरे पक्ष को भी सुना जाना आवश्यक है, तब नेचुरल जस्टिस होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा नैसर्गिक न्याय क्या होता है कि इसमें दो टर्म्स आते हैं, निष्पक्ष होना चाहिए कोई भी निर्णय, तो वो नेचुरल जस्टिस होता है, और दूसरे पक्ष को सुना जाना चाहिए। अगर कोई वाद लेकर आता है तो उसकी बात सुने और दूसरा जो पक्ष है जिसके प्रति लिया गया है तो उसकी भी सुना जाना जरूरी है। तो आप ये समझ गए होंगे नेचुरल जस्टिस के बारे में। और दोस्तों, अगर आपको इस नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ से प्रोवाइड हो जाएंगे आपको। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है, क्वेश्चन आता है, न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक कार्यों में अंतर बताइए। डिस्कस बिटवीन जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल वर्क्स। दोस्तों, न्यायिक कार्य प्रमुख से दो पक्षकारों के मध्य विवादों का विनिश्चय करना है। जो न्यायिक कार्य होता है हमारा, दो पक्षों के मध्य जो विवाद हुए हैं उनका विनिश्चय करना, निश्चय करना है कौन सही है कौन गलत है, और निर्णय देना होता है न्यायिक कार्य। न्यायिक कार्य के अंतर्गत विधानमंडल द्वारा निर्मित नियमों के अंतर्गत उत्पन्न विवादों का निपटारा करने का कृत्य आता है। जो हमारा विधानमंडल होता है उसने नियम बनाए हैं, जो उसके अंतर्गत विवादों को निपटारा कराना होता है। न्यायिक निर्णय, उन्होंने नियम बना दिया, अगर कोई ये काम करता है गलत काम तो उसके लिए इतनी सजा है, तो हमने देखा, निर्णय दिया कि हाँ इसने सही में गलत काम किया है, इतने दिनों की सजा हमने दे दी, इतना जुर्माना लगा दिया, ये होता है। कृत्य मीन्स वही कार्य आता है। न्यायिक कार्य संपादित करने हेतु विधानमंडल किसी भी मंच का गठन कर सकता है। जो विधानमंडल है हमारा, वो न्यायिक कार्य को संपादित करने के लिए, बनाए रखने के लिए किसी भी मंच का गठन कर सकता है। इन कार्यों में आप आज से निर्णय लेंगे, इनको शक्ति प्रोवाइड कर देते हैं, जिसे अभी हम लोग देख रहे थे। आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं वैसे ही। दोस्तों, न्यायिक कार्य के अंतर्गत पूर्व स्थित अधिकारों तथा दायित्वों की घोषणा न्यायिक निकाय द्वारा की जाती है। अधिकारों विषय में बताया जाता है न्यायिक कार्य के द्वारा, और आपके दायित्वों के बारे में बताया जाता है कि आपका कर्तव्य क्या है। न्यायिक प्रक्रिया द्वारा विधि की व्याख्या करके उसे विवादग्रस्त विशिष्ट उदाहरणों पर लागू किया जाता है। ऐसे कार्य जो प्रशासनिक प्राधिकारी के वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव में किया जाना आवश्यक है। जो हमारी विधि प्रक्रिया की व्याख्या करके जो विवादग्रस्त उदाहरण हैं उनमें लागू किया जा सकता है, उनमें देखरेख किया जा सकता है। पूर्व निर्धारित मानकों पर आधारित निर्णय अर्ध न्यायिक निर्णय होते हैं।
जो पहले से ही निर्धारित किए गए मानक बताए जाते हैं कि पहले से ही निर्धारित किए गए कि इनमें उन्हें अर्धन्यायिक निर्णय होते हैं। अर्धन्यायिक निर्णय कार्य आवश्यक रूप से न्यायिक चरित्र के होते हैं। जो अर्धन्यायिक होते हैं, ऐसा नहीं कि वो आधा अधूरा होता है, ऐसा नहीं होता। उनके भी चरित्र जो होता है वो न्यायिक चरित्र होता है, किंतु ये न्यायिक शक्ति अथवा कार्य के अधीन नहीं होते और ना ही संवैधानिक रूप से परिभाषित न्यायपालिका से संबंधित होते हैं। जहाँ संवैधानिक प्राधिकरण स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को कोई ऐसा कार्य करना होता है जिसका जनता या समान व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वहाँ वाद के दो पक्षकारों में एक पक्षकार प्रस्तावित कार्य करने वाला अधिकरण होता है तथा इसका विरोध करने वाला पक्षकार सामान्यतः नागरिक या सामान्य व्यक्ति होता है। वहाँ प्राधिकारी का कार्य अर्धन्यायिक या कल्पन्यायिक होता है, जिसे क्वासी जुडिशियल कहते हैं। जैसे कि जो हमारे प्राधिकारी होते हैं वो निर्णय देते हैं, दो पक्षकार में हो गए, दो पक्षकार के या कोई विवाद हुआ, जो एक सामान्य नागरिक और एक दूसरा क्या होता है जो प्रस्तावित कार्य करने वाला अभिकरण होता है, उनके बीच में कोई विवाद हुआ, जो प्राधिकारी निर्णय देता है वो हमारा अर्धन्यायिक के उसमें आता है, जिसे क्वासी जुडिशियल कहते हैं। ठीक है, तो आप समझिए होंगे न्यायिक एवं अर्धन्यायिक कार्यों में अंतर। इसके बाद आता है घरेलू जांच का वर्णन कीजिए। डिस्कस डोमेस्टिक इंक्वायरी। घरेलू जांच क्या होती है? दोस्तों, सरकार बहुधा अपनी अन्वेषणात्मक युक्तियों का प्रयोग कुछ विशेष घटनाओं का कारण जानने के लिए करती है। तो जैसे सरकार कई बार बहुत बार कुछ विशेष घटनाओं का कारण जानने के लिए कार्य करती है। उदाहरण के लिए पुलिस द्वारा जातियाँ, बाढ़ प्रकोप, मार्ग, रेलवे, नौसैनिक या वायु संबंधित दुर्घटनाएं, सांप्रदायिक दंगे विशेष सूची में आते हैं। कानून का उल्लंघन अथवा संभावित उल्लंघन भी जांच का विषय बन जाता है। कभी कभी जांच का अन्वेषण की व्यवस्था इसलिए की जाती है कि कहीं किसी कानून का उल्लंघन तो नहीं किया गया है। इस प्रकार जांच का मुख्य उद्देश्य उक्त विषयक आवश्यक जानकारी प्राप्त करना होता है। तत्पश्चात किसी परिस्थिति में कौन सी कार्रवाई लागू की जाए उस पर सही निर्णय लेना है। कभी कभी जांच व अन्वेषण की आवश्यकता नियमों के बनने, विधि के प्रवर्तन, पर्यवेक्षण, अनुज्ञापन तथा विवादग्रस्त विषयों के न्याय निर्णय के लिए पड़ जाती है। दोस्तों, जैसे कई दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो उनमें क्या होता है कि सरकार इंक्वायरी बैठाती है जानने के लिए कि वही हमारी डोमेस्टिक इंक्वायरी होती है कि इसमें हुआ क्या, आखिर कोई घटना हो गई तो उसमें जो इंक्वायरी की जाती है डोमेस्टिक इंक्वायरी, वो इसे घरेलू जांच कहते हैं। कहीं क्षतिग्रस्त हो गया, रेलवे की पटरी, वहाँ पर ट्रेन पलट गई या कोई बाढ़ आ गई, कहीं बिल्डिंग गिर गई, तो ये जो जांच की जाती है इसे ही डोमेस्टिक इंक्वायरी बोलते हैं, घरेलू जांच। ठीक है, जो हमारे घर में ही कुछ कार्यक्रम हो, मतलब कुछ गड़बड़ी हो गई, उसी की जांच करना हमारी होती है डोमेस्टिक इंक्वायरी। तो आप समझ गए होंगे। दोस्तों, उसके बाद आता है हमारा एक टॉपिक, जानने के अधिकार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। व्हाट इज द शॉर्ट नोट ऑन राइट टू नो। जानने का अधिकार क्या है? जानने का अधिकार दोस्तों क्या है, इस पर जानते हैं। दोस्तों, वर्तमान लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में सूचना के अधिकार ने बहुत महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण किया है और आज के पारदर्शी वातावरण में लोगों की आस्था है। यद्यपि लोक सुरक्षा एवं हित में गोपनीयता एवं गुप्तता जरूरी है, लेकिन इन दोनों के बीच सूचना के अधिकार के संबंध में एक सामंजस्य स्थापित होना भी जरूरी है, जिससे सूचना पाने के अधिकार के संबंध में आस्था बनी रहे। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारी नीति निर्माताओं ने यह महसूस किया कि लोक प्राधिकारियों के रूप में उन सूचनाओं को सुलभता से उपलब्ध कराया जाए जो नागरिकों के हित में हो, और इस बात को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्यों असम, गोवा, गुजरात, आंध्र प्रदेश आदि ने अपने यहाँ इस अधिकार को विधि बनाकर लागू किया। केंद्रीय स्तर पर भी इस दशा में प्रथम प्रयास सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 पारित किया गया, लेकिन इसका विज्ञप्तिकरण न होने से या लागू होने से रह गया। कुछ समय पश्चात भारतीय संसद ने पुनः इस दिशा में प्रयास करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो मई 2005 में दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक लोक अधिकारियों के कार्यकरण
में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए लोक प्राधिकारियों नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यवहारिक शासन पद्धति स्थापित करना था तथा उनके कार्यकरण तथा भ्रष्टाचार रोकने के लिए भी और सरकारों तथा उनके विकरणों को शासन के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। और इस संबंध में केंद्रीय सरकार ने केंद्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सरकार ने राज्य सूचना आयोग का गठन किया। यहाँ पर केंद्र सूचना आयोग भी बना हुआ है और राज्य सूचना आयोग भी बना है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि राइट टू नो, जानने का अधिकार सबके पास है। जैसे कि समझ लीजिए कोई पुलिस आपको गिरफ्तार करने आ गई, आपके पास ये अधिकार है कि भाई क्यों गिरफ्तार करने आए, आपके पास क्या कागज़ है हमें दिखाइए। जानने का अधिकार है कि फर्जी तो नहीं कर रहे हैं। तो ये राइट हम लोगों का बनता है, राइट टू नो, कि हम जान सकें हर चीज़ों को। सरकार ने ये राइट टू नो इस वजह से किया क्योंकि भ्रष्टाचार को कम करने के लिए। आप समझ गए होंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, पक्षपात के सिद्धांत को समझाइए। एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ बेस। न्यायिक प्रक्रिया का आवश्यक तत्व यह है कि एक प्रशासनिक निकाय जो अर्ध न्यायिक क्वासी जुडिशियल रूप से कार्य करता है उसे निष्पक्ष होना चाहिए। न्यायालयिक प्रक्रिया का एक आवश्यक अंग है। कहना है कि अगर एक प्रशासनिक निकाय होता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होते हैं जिन्हें अर्ध न्यायिक बोलते हैं, वो उनका निर्णय बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों, अगर कोई प्रशासनिक ऑफिसर है, उसे सामान्य नागरिक से कोई विवाद हो गया, तो ऐसा नहीं क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण है, तो ऐसा नहीं कि वो उसका पक्ष ले ले। ठीक है, पक्षपात नहीं करना उसको। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर गलत है उसे गलत बताना होगा, अगर जो सामान्य नागरिक है वो गलत है तो उसे गलत बताना होगा। पक्षपात नहीं कर सकते, ये न्याय प्रक्रिया का आवश्यक अंग है। ठीक है, और जो वो प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो न्याय देते हैं उसे क्या बोलते हैं? अर्ध न्यायिक क्वासी जुडिशियल बोलते हैं। पिछले पार्ट में हमने इसका न्यायिक और अर्ध न्यायिक के विषय में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप उसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों, उसे निष्पक्ष होना चाहिए। ठीक है, न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि अभिव्यक्त तथा स्पष्ट रूप से ऐसा प्रतीत होना चाहिए। जो न्याय उन्होंने किया ये दिखना भी चाहिए कि हाँ इन्होंने न्याय किया है। अगर किसी ने किसी का अपराध किया है, अनैतिक कार्य किया है, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर उसमें भी उसको सज़ा नहीं मिल रही है तो ये न्याय कैसा? इसलिए उस सामने दिखना भी चाहिए कि हाँ आपने सही किया है, आपने न्याय किया है, आपने पक्षपात नहीं किया, आपने निष्पक्ष न्याय किया है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका प्रश्नगत विषय वस्तु में निहित हित या अभिरुचि रखता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो उस विषय वस्तु में अपना हित और रुचि रखता है, मामले में निर्णायक है, तो यह प्रतीत नहीं हुआ कि उसने न्याय किया है। अगर कोई आदमी है जो निर्णय करने में है, उसको उसमें हित दिख रहा है, कोई प्रॉफिट दिख रहा है, और उसने अगर अच्छे से निर्णय नहीं किया, भले ही उसने वास्तव में न्याय किया हो, भले उसने न्याय किया हो, अगर उसका हित है उसमें, तो आगे क्या है? क्योंकि यह मानव स्वभाव है कि कोई व्यक्ति हितबद्ध मामले में निष्पक्ष नहीं रह सकता। मानव का स्वभाव है कि अगर कोई किसी में उसका प्रॉफिट मिल रहा है तो वहाँ पर निष्पक्ष नहीं कर सकता। जिधर से उसको प्रॉफिट मिल गया है उधर ही झुकाव ले लेगा। इसलिए न्यायालय ने कहा है कि अगर उसमें वो शामिल है और उसकी अगर रुचि है या उसमें हित है उसका, तो न्यायिक व्यवहार का नियम प्राचीन काल से ही यही रहा है कि न्यायाधीश को पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए, उसमें कोई लाभ नहीं होना चाहिए। यदि कोई विषय वस्तु में हित रखता है तो निष्पक्ष रूप से उस मामले में न्यायाधीश या निर्णायक होने का योग खो देता है। अगर उसमें उसकी रुचि है या उसके कोई हित है उसमें, उस विवाद में, और हित लेकर वो निर्णय को पक्षपात कर रहा है, तो वो अपना न्यायाधीश या निर्णायक पद खो देगा, उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर उसको प्रॉफिट नहीं देखना होगा, निष्पक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष निर्णय देना ही होगा। पक्षपात के सिद्धांत को आप समझ गए होंगे अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे है प्रशासनिक विशेषाधिकार से आप क्या समझते हैं? दोस्तों, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज? जहाँ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सख्त के प्रयोग में तत्वों को बदलने तथा विश्वास, प्रत्याशा या प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करने की अनुमति दी जाती है, उसे प्रशासनिक विवेक कहते हैं। प्रशासनिक विवेक का प्रयोग मनमाना, अनिश्चित तथा काल्पनिक न होकर विधिक तथा न्यायिक होता है। जो प्रशासनिक विवेक होता है, अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी है वो अपना विवेक यूज़ कर रहा है तो वो अनिश्चित नहीं हो सकता, काल्पनिक नहीं हो सकता, होगा कैसा? विधिक तथा नियम द्वारा। ऐसा नहीं कि कोई प्रशासनिक अधिकारी है
वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करे, काम करेगा अपने विवेक द्वारा, नियम के बाहर नहीं कर सकता। विधिक अर्थों में विवेक का अर्थ स्वेच्छा तथा व्यक्तिगत मनोभाव नहीं है। विधिक अर्थों में विवेक का अर्थ कि स्वेच्छा तथा व्यक्तिगत नहीं है, व्यक्तिगत मनोभाव नहीं है विधिक अर्थों में विवेक का। ठीक है। प्रशासनिक विवेक का अधिकार प्रदान करते समय अक्सर लोकहित, लोक सुरक्षा, संतोष, समाधान, समक्ष तथा युक्त जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जब किसी को विवेकाधिकार दिया जाता है तो उससे होता है कि आप जो विवेक करेंगे वो लोकहित होना चाहिए, लोगों के हित में होना चाहिए, लोगों की सुरक्षा के लिए होना चाहिए। जो आप कार्य करते हैं उससे लोग संतोष हों, उनको संतोष मिलनी चाहिए, अशांति नहीं फैलनी चाहिए। अगर कोई समस्या है तो उसका आप समाधान करने के लिए विवेक कर सकते हैं। जहाँ प्रशासनिक अधिकार तथ्यों के आधार पर नहीं अपितु अपने विश्वास, समाधान, संतुष्टि तथा सक्षमता के अनुसार निर्णय देने के लिए अधिकृत हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो अधिकारी है अपने विश्वास और समाधान संतुष्टि से निर्णय देने के लिए अधिकृत हो जाता है। वर्तमान कल्याणकारी राज्य के युग में प्रशासक की विवेक, साम्य की आवश्यकता तथा अधिकारिता है। तो दोस्तों, ये जो विशेषाधिकार होते हैं, जो प्रशासनिक होते हैं, उनका विवेक तो होता है, प्रशासनिक विवेक कहते हैं, वे अपने अनुसार कार्य करते हैं विवेक के अनुसार, लेकिन उन पर भी जो विवेक यूज़ करेंगे भी लोकहित के लिए होना चाहिए, लोक सुरक्षा के लिए होना चाहिए, सब उससे संतोष होना चाहिए, सभी के लिए संतोषजनक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रशासनिक विशेषाधिकार होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा क्वेश्चन, निर्णयोपरांत सुनवाई क्या है? व्हाट इज पोस्ट डिसीजनल हियरिंग? दोस्तों, विधिक का यह एक मौलिक नियम है कि कोई ऐसा निर्णय नहीं किया जाना चाहिए जो किसी व्यक्ति को मामले की सूचना बिना दिए हुए तथा अपने पक्ष को प्रस्तुत करने का अवसर बिना दिए हुए प्रतिकूल रूप से प्रभावित करे। दोस्तों, विधि का एक मौलिक नियम है कि अगर कोई निर्णय देने से पहले, जैसे कोई अपना केस लेकर गया कि इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है, बिना उसको सूचना दिए, बिना उसकी नॉलेज में, यहाँ पर न्यायालय निर्णय नहीं दे सकता कि उस दूसरे पक्ष को सुना नहीं और इन्होंने निर्णय दे दिया, उसको सूचना ही नहीं दिया और निर्णय दे दिया कि इनको इतनी सज़ा दे दिया, इनको इतना जुर्माना है, पुलिस गई उनको उठा लाई। दोस्तों, आपको यहाँ पर समझना होगा कि जो निर्णय होता है उसके पहले सुनवाई का अवसर देना चाहिए। ठीक है, अगर सुनवाई का अवसर नहीं देते तो वो निरस्त कर दिया जाएगा निर्णय। इसलिए आप देखते हैं जो न्यायालय होता है दोनों पक्ष को सुनवाई का अवसर देता है। इसलिए किसी व्यक्ति को मामले की सूचना बिना दिए हुए तथा अपने पक्ष को प्रस्तुत करने का अवसर बिना दिए हुए प्रतिकूल रूप से प्रभावित करे। कोई भी विहित प्रक्रिया उचित, ऋजु तथा युक्त होनी चाहिए, भले ही उसके संबंध में कोई विशिष्ट प्रावधान पर नियम में अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में ना हो, तो भी सुनवाई का अवसर, उचित अवसर उसमें विवक्षित रूप से विद्यमान मानना चाहिए। मतलब कोई भी कार्य हो, सुनवाई का अवसर जरूर दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो निर्णय लेने से पहले सुनवाई का अवसर न्यायालय देता है। यही हमारा निर्णयोपरांत सुनवाई। व्हाट इज द पोस्ट डिसीजनल हियरिंग? इसी में एक केस है रवि एस नायक बनाम भारत संघ, ये 1994 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था। उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय के अनुसार जहां विधानमंडल के किसी सदस्य को सुनवाई का अवसर दिए बिना डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया, मतलब कोई विधानमंडल का सदस्य होगा, उसको सुनवाई दिए बिना ही डिस्क्वालीफाई कर दिया उसको पद से, वहाँ ऐसा घोषणा को दूषित बताते हुए निरस्त कर दिया गया। जहाँ न्यायालय यह युक्त समझे कि न्यायालय द्वारा निर्णयोपरांत सुनवाई का अवसर दिया जाए। न्यायालय को समझना चाहिए कि निर्णय देने से पहले उसको सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। वहाँ एक विवेकानुसार या उचित कारण दर्शित करने पर सुनवाई का अवसर दे सकता है। तो दोस्तों, अगर कोई निर्णय देगा न्यायालय तो उसके पहले सुनवाई का अवसर देगा, चाहे जो भी केस हो। ठीक है, तो निर्णयोपरांत सुनवाई आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कारण सहित निर्णय, रीजनेड डिसीजन। निर्णय अगर कोई दिया जा रहा है तो उसका कारण भी होना चाहिए, बिना कारण आप डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है दोस्तों, इसको समझना बहुत जरूरी है। तर्क सहित या कारण सहित निर्णय नैसर्गिक न्याय, प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस का परिक्षेत्र अत्यधिक व्यापक हो गया है,
कि अगर कोई निर्णय लिया जा रहा है तो उसका तर्क सहित होना चाहिए। इसलिए आप देखते होंगे कि जब कोई जजमेंट आता है तो उसमें फैक्ट लिखे होते हैं, इस कारण ये हुआ है, इस कारण ये हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर तर्क सहित या कारण सहित निर्णय होना चाहिए। कारण जानने का अधिकार न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू अनिवार्य अंग है। जो कारण जानना ही जुडिशियल रिव्यू का अनिवार्य अंग है। स्वास्थ्य प्रशासन का एक उत्तम गुण अपने निर्णय का कारण दिया जाना है। अगर आप निर्णय दे रहे हैं तो उसका एक उत्तम गुण होना ही होना चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला बनाम SK शर्मा AIR 1996 सुप्रीम कोर्ट, एक केस दे रखा है में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नैसर्गिक न्याय का अंग यह भी है कि निर्णय के अतिरिक्त पक्षपात को अपने विरुद्ध निर्णय के आधार कारण जानने का अधिकार है। जो पक्षकार है उसको निर्णय के आधार पर कारण जानने का अधिकार है कि आपने हमको सज़ा क्यों दी है या आप किस कारण से ये निर्णय दे रहे हैं। ठीक है, क्या कारण है कि आपने यह निर्णय दिया है। पक्षकार को जानने का अधिकार है। ठीक है, इसके पहले एक क्वेश्चन था जानने का अधिकार, उसमें हमने समझाया था, तो आप समझ गए होंगे कि उसको एक यह अधिकार होता है कि कारण जानने का अधिकार पक्षकार को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जहाँ निर्णय न्यायिक हो या अर्ध न्यायिक या प्रशासकीय, पहले यह नियम था कि प्रशासन अपने निर्णय के कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है। पहले क्या निर्णय था, न्यायिक और अर्धन्यायिक या प्रशासकीय, कि वो कारण बताने के लिए बाध्य नहीं थे। किसी को भी निर्णय दे दिया बिना कारण के कि आप दोषी हैं तो दोषी हैं। लेकिन हाल के वर्षों में न्यायालय ने इस बात पर बल दिया है कि निर्णयकर्ता को उन कारणों को अपने निर्णय में सम्मिलित करना होगा। जो निर्णय करेगा वो कारण अपने उसमें लिखेगा कि इस कारण से आपको ये दोषी समझा जा रहा है, कि आपको इस कारण से सज़ा दी जा रही, इस कारण से आपको पनिशमेंट मिल रही है। ठीक है दोस्तों, तो लिखेगा जिनके आधार पर उन्होंने किसी व्यक्ति के विरुद्ध निर्णय दिया है। लिखेगा ऐसे निर्णय को जिनमें निर्णय के आधार कारण स्पष्ट किए गए हैं उन्हें बोलना आदेश स्पीकिंग ऑर्डर की संज्ञा दी गई है। जो निर्णय के आधार पर कारण लिखे गए हैं उन्हें क्या बोलते हैं, स्पीकिंग ऑर्डर, बोलना आदेश की संज्ञा दी गई है। निर्णय देने की आवश्यकता इसलिए भी है कि प्रभावी पक्षकार अपने बचाव प्रतिवादी डिफेंस उन्हीं कारणों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करे। निर्णय देना इसलिए ज़रूरी है कि जो पक्षकार है अपने बचाव के लिए, डिफेंस के लिए उन्हीं कारणों में के परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करे कि अपना बचाव कर सके कि किन कारणों से हमें सज़ा दी जा रही है, जिससे कि वो अपना बचाव कर सके। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, अगर कोई निर्णय दिया जा रहा है तो उसके कारण देना चाहिए। ठीक है, पहले नहीं था लेकिन अब हो गया है, और जब वो कारण देंगे तभी वो कोई पक्षकार उसमें डिफेंस ले सकता है उन्हीं कारणों के अनुसार। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे रीजनल डिसीजन क्या होता है, कारण सहित निर्णय समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रहता है, एनी वन क्वेश्चन, आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, बढ़ें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लोकपाल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लोकपाल। आइए समझते हैं। ओम्समैन को हमारे देश में लोकपाल की संज्ञा दी गई। जो ओम्समैन होता है उसको हमारे देश में लोकपाल की संज्ञा दी गई है। यह स्कैंडिनेवियन राष्ट्रों की उपज है। कौन कौन से स्कैंडिनेवियन होते हैं राष्ट्र? न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन है तथा फिनलैंड आदि राष्ट्र भी सम्मिलित हैं। सर्वप्रथम ओम्बुड्समैन संस्था का जन्म 1809 में स्वीडन में हुआ। सर्वप्रथम कहाँ हुआ इसका जन्म? जिसे लोकपाल बोलते हैं, इसे ओम्बुड्समैन भी बोलते हैं। इसका सर्वप्रथम जन्म हुआ था स्वीडन में। कब हुआ था? 1809 में। स्वीडन में इसे सर्वोच्च अभियोजन सुप्रीमो प्रोसिक्यूटर या होजेस्टे ओम्बुड्समैन कहा जाता था। इसका प्रमुख कार्य यह देखना था कि लोक सेवक अपना कार्य उचित ढंग से करें तथा लोक सेवक राष्ट्रीय विधि का पालन करें। जो लोक सेवक होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो अपना अच्छे से काम करें उचित ढंग से और विधि का पालन करें। ये किसका देखना था? यही था लोकपाल जिसे बोलते हैं, सुप्रीमो प्रोसिक्यूटर। स्वीडन के पश्चात फिनलैंड ने इस संस्था को 1919 में अपनाया। डेनमार्क ने 1953 में तथा नॉर्वे ने 1963 में ओम्बुड्समैन की संज्ञा को अपनाया गया। इन देशों में ओम्बुड्समैन की नियुक्ति संसद द्वारा की जाती है।
यह संसद का प्रतिनिधि होता है। इन देशों में यह संस्था सिविल कार्यों तथा सैनिक कार्यों को देखभाल करती है। इसकी आधिकारिकता में मंत्री भी आते हैं। ओम्बुड्समैन का काम सरकार के कार्यों पर नज़र रखना है। ओम्बुड्समैन को यह अधिकार प्राप्त है कि वह जैसा उचित समझे जांच कर सकता है, जिस व्यक्ति को चाहे उसको सुन सकता है तथा जिसे चाहे सूचना प्राप्त कर सकता है। ओम्बुड्समैन प्रशासन के कार्यकलाप के बारे में अपनी रिपोर्ट संसद को प्रेषित करता है। इसका कार्य प्रशासन को कर्तव्यबोध कराना होता है। ठीक है दोस्तों, तो ओम्बुड्समैन होता है वो संसद को रिपोर्ट करता है और देखता है जो लोकपाल लोक सेवक होते हैं वो अपना काम सही से करते हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो सरकार के कार्यों को भी देखता है कि उचित ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो लोकपाल होता है उसका यही काम होता है। ठीक है, और उनमें जांच कर सकता है, उचित समझे तो उसका अधिकार होता है उसके पास, वह उचित समझे तो जांच कर सकता है किसी भी संसद के सदस्य को बुलाकर। और यह संसद का प्रतिनिधि होता है, जो लोक सेवक होते हैं उनके कार्यों को देख रेख करता है। जो हमारा लोकपाल होता है प्रशासन के कार्यों के बारे में अपनी रिपोर्ट संसद को प्रेषित करता है, प्रस्तुत करता है। इसका कार्य प्रशासन को कर्तव्य बोध कराना होता है। जो लोकपाल का कार्य क्या होता है, जो प्रशासन है उनको अपना कर्तव्य का बोध कराना होता है कि आपका ये काम है, आप ये काम करिए, इस काम को आपको करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। अगर कोई गलत करता है उसमें जांच कर सकता है, पूरी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत कर सकता है। आप समझ गए होंगे लोकपाल के कार्य के बारे में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है व्यादेशन क्या है, स्पष्ट करें। व्यादेश के द्वारा न्यायालय किसी व्यक्ति को कुछ करने या कुछ करने से विरत रहने का आदेश देता है। व्यादेश क्या होता है, व्हाट इज इंजंक्शन। न्यायालय किसी व्यक्ति को कुछ करने या कुछ ना करने के विरत रहने का आदेश देता है। किसी व्यक्ति को आदेश दे दिया, इंजंक्शन है कि आप ये काम करेंगे, आप ये काम नहीं कर सकते। व्यादेशन द्वारा न्यायालय करता है। तो ऐसे व्यादेशन को निर्बंधित व्यादेशन कहा जाता है। इन व्यादेशन को क्या कहते हैं, निर्बंधित व्यादेशन। तथा जब न्यायालय एक पक्षकार को कुछ करने का आदेश देता है तो उसे आज्ञात्मक आदेश की संज्ञा दी जाती है। जब न्यायालय एक पक्षकार को आदेश देता है कि आप ये काम करिए तो ये से क्या बोलते हैं, आज्ञात्मक आदेश की संज्ञा दी जाती है। प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार व्यादेश न्यायालय द्वारा पक्षकार को दिया जाने वाला वह आदेश है जिसके माध्यम से उसे पक्षकार से किसी विशेष कार्य को करने या ना करने के लिए कहा जाता है। व्यादेश एक साधारण न्यायिक प्रक्रिया है जो व्यक्तिनिष्ठ रूप से प्रवर्तन में आती है, जिसमें किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को कोई कार्य करने या ना करने के लिए आदेश दिया जाता है, जिसको वह किसी विधि के अधीन करने या ना करने के लिए बाध्य है। किसी व्यक्ति को दे सकते हैं आदेश या किसी प्राधिकारी को दे सकते हैं कि वह किसी विधि के अधीन करने या ना करने के लिए बाध्य है। ठीक है, कौन आदेश दे सकता है, न्यायालय से व्यादेश बोलते हैं। भारत में व्यादेश के उपबंध दो विधियां में पाए जाते हैं, दीवानी प्रक्रिया संहिता स्पेशल रिलीफ एक्ट 1963। यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत क्रमशः उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को व्यादेश जारी करने का अधिकार है। जो रिट जारी होती है ना, तो 32 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को 226 अनुच्छेद में अधिकार है। ठीक है, आप व्यादेश के बारे में समझ गए होंगे कि किसी व्यक्ति को या प्राधिकारी को ये काम करने या ना करने के लिए न्यायालय आदेश दे सकता है। तो दोस्तों इतना समझ गए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उप प्रत्यायोजन समझाइए, एक्सप्लेन सब डेलीगेशन। दोस्तों उप प्रत्यायोजन का अर्थ होता है किसी उच्च प्राधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ को सत्ता का अंतरण करना। दोस्तों जैसे कि जो बड़े पद में अधिकारी होते हैं अपना, क्योंकि इतना काम हो जाता है तो वो अपना कुछ काम अपने नीचे वाले अधीनस्थ जो उनके नीचे होते हैं उनको काम बांट देते कि आप ये काम आप देखेंगे, इतना काम आप देखेंगे। ठीक है, तो यही हमारा होता है उप प्रत्यायोजन। दोस्तों हाल के वर्षों में उप प्रत्यायोजन की तकनीक के प्रयोग में वृद्धि हुई है। हाल ही के कई वर्षों में उप प्रत्यायोजन की तकनीक का प्रयोग में वृद्धि हुई है। ठीक है, अपने पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, अलग अलग बांट देना। दोस्तों उप प्रत्यायोजन तभी होता है जब नियम निर्माता प्राधिकरण आगे और शक्तियों या तो स्वयं को या किसी अन्य को अधीनस्थ अभिकरण का विधायी चरित्र के नियम अथवा निर्देश अथवा अन्य अनुदेशों का प्रत्यायोजन करता है।
दोस्तों जैसे नियम निर्माता जो कोई नियम बनाते हैं उसके बाद उनकी शक्तियों को आगे अधीनस्थ के जो अधिकारी होते हैं उनको ट्रांसफ़र करते हैं नियम के द्वारा। आधुनिक प्रशासन में उप प्रत्यायोजन का प्रचलन आवश्यक हो गया है। जैसे कि सब इंस्पेक्टर होता है और इंस्पेक्टर होते हैं, ठीक है, तो इंस्पेक्टर की ही शक्तियाँ सब इंस्पेक्टर को मिली होती हैं, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। क्योंकि उच्चस्थ कार्यपालक प्राधिकारी को विस्तार से कार्य किए जाने की अपेक्षा नीति निर्माण के अधिक महत्वपूर्ण कार्यों पर अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। पर जो बड़े पदों पर बैठे हुए अधिकारी हैं उनको बहुत काम होता है, इसलिए वो काम डिस्ट्रीब्यूट कर रखे होते हैं। उप प्रत्यायोजन को दो आधारों पर उचित ठहराया जाता है। प्रथम यह कि प्रत्यायोजन के अधिकार में ही उप प्रत्यायोजन का अधिकार सम्मिलित है, तथा द्वितीय यह कि उप प्रत्यायोजन प्रत्यायोजित का अनुषंगिक एंसिलरी कार्य है। जो उनका कार्य होगा, उन्होंने वही काम ट्रांसफ़र किया है तो वही काम करेंगे, ठीक है। उप प्रत्यायोजन यही होता है, सब डेलीगेशन। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है घोषणात्मक वाद क्या है। व्हाट इज डिक्लेरेटरी सूट। दोस्तों घोषणात्मक वाद में न्यायालय द्वारा किसी अधिकार की घोषणा मात्र करने की प्रार्थना की गई होती है। यह एक ऐसा उपचार है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या प्रशासनिक प्राधिकारी के अधिकारों तथा दायित्वों का निस्तारण बिना किसी प्रपीड़न या निदेशक आज्ञप्ति के अंतिम रूप से कर दिया जाता है। न्यायालय जो हमारी घोषणा करती है कि अगर किसी व्यक्ति के अधिकार का हनन हो रहा है या कोई प्राधिकारी है उसके अधिकार का हनन हो रहा है, तो यहाँ पर न्यायालय उस पर घोषणा कर सकती है कि उनके अधिकार के द्वारा घोषणा करती है कि उनको इनके अधिकार का हनन ना हो, या इनके दायित्वों का निस्तारण करती है कि इनके ये दायित्व हैं, इनका दायित्व का हनन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें घोषणात्मक वाद होता है हमारा डिक्लेरेटरी सूट, ठीक है, न्यायालय जारी करता है। देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है। दोस्तों राज के कृत्य से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्ट ऑफ स्टेट। राज के कृत्य के बारे में समझाइए। आइए इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों एक राज्य द्वारा किसी अन्य संप्रभु राज्य या उस संप्रभु राज्य के नागरिकों के साथ संव्यवहार में किया जाने वाला कार्य राज का कृत्य कहा जाता है। जो हमारा एक राज्य होता है, संप्रभु राज्य होता है, वो अपने नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करता है, अपने नागरिकों के लिए नागरिकों के हित के बारे में कार्य करता है, ठीक है। नागरिकों की शिक्षा के लिए, नागरिकों के लिए सुरक्षा के लिए हर तरीके से राज्य काम करता है अपने नागरिकों के लिए। वही जो कार्य करते हैं वही हमारा राज्य का कृत्य कहा जाता है, ठीक है। एक राज्य, संप्रभु राज्य अपने नागरिकों के लिए सब तरीके से काम करता है। जैसे कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, इसके द्वारा अमेरिका या रूस जैसे संप्रभु राष्ट्र या उसके नागरिकों के साथ संबंधों के अनुक्रम में यदि कोई कार्य किया जाता है तो इसे राज्य के कार्य की संज्ञा दी जाती है। राज्यकृत संप्रभुता के अंतर्गत किया जाता है। इसकी बाध्यता संप्रभु शक्ति पर निर्भर करती है, ना कि देशी विधि पर, ठीक है। एक संप्रभु राष्ट्र अपने नागरिकों के लिए जो भी काम करता है वो राजकृत्य के बारे में आते हैं, आप समझ गए होंगे। राज्य के कृत्य यही होते हैं। जो एक संप्रभु राष्ट्र होता है नागरिकों के प्रति जो भी कार्य करता है वो राज्य के कृत्य कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है प्रशासनिक अधिकारियों को संवैधानिक सुरक्षा, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड टू सिविल सर्वेंट। दोस्तों संविधान द्वारा सिविल सेवकों को प्राप्त दो प्रमुख संरक्षणों में पहला अनुच्छेद 311 के सब क्लॉज फर्स्ट में प्रदत्त संरक्षण है जिसमें अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा हटाया ना जाना, तथा दूसरा 311 के सब क्लॉज सेकंड में जिसमें सुनवाई का युक्त अवसर दिया जाना, कि अगर कोई भी अधिकारी अपने अधीनस्थ को हटा नहीं सकता और उसमें सुनवाई का उनको अवसर दिया जाएगा अगर कोई भी कार्य होगा। दोस्तों सुनवाई का युक्त अवसर होता है संविधान का अनुच्छेद 311 सब क्लॉज सेकंड में यह प्रावधान करता है कि किसी सिविल सेवक को ऐसी जांच के पश्चात ही उसमें उसे विरुद्ध आरोप की सूचना दे दी गई है तथा उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। पद उच्चयुक्त किया जाएगा या पंक्ति में अवगत किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अर्थात किसी सिविल सेवक को पदावनत डिमोट करने से पूर्व निम्न शर्तों का पूरा किया जाना आवश्यक है, कि अगर कोई सिविल सेवक को उससे पद से डिमोट करना है उससे पहले उसकी जांच की जाएगी।
ऐसे नहीं कि उस पर आरोप की सूचना दी जाएगी, उसे आरोप सिद्ध होते हैं तब उसको डिमोट किया जाएगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं किया जाएगा और उसको सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। ठीक है, वो आर्टिकल 311 के सब क्लॉज सेकंड में दे रखा है। उसके पूर्व किन किन शर्तों को पूरा करना होना आवश्यक है, उसे उसके विरुद्ध आरोप की जानकारी दी जाए, जिसको डिमोट करना है उसको आरोप की जानकारी दी जाए कि आपने ये आरोप किया है, उसे अपने विरुद्ध लगे आरोप के संबंध में युक्त सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। अगर कोई सिविल सेवक है तो उसको पहले जो उसने आरोप किया है उसकी जानकारी दी जाए, उसके बाद उसको सुनवाई का अवसर दिया जाए उन आरोपों के संबंध में। ठीक है, तो यह होता है सिविल सेवक जो होते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को संवैधानिक सुरक्षा दी जाती है। आप समझ गए होंगे, पद से डिमोट करने के लिए करने से पहले उसको आरोप की जानकारी दी जाएगी और उनको सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट, सामान्य न्यायालय तथा प्रशासनिक न्यायाधिकरण में अंतर स्पष्ट करें। अभी तक हम लोगों ने बहुत देखा था सामान्य न्यायालय और न्यायाधिकरण, प्रशासनिक न्यायाधिकरण में अंतर बताइए। तो दोस्तों, डिस्कस बिटवीन जनरल कोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। सामान्य न्यायालय का स्रोत संविधान है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण का स्रोत संसद द्वारा पारित अधिनियम है। जो सामान्य न्यायालय होता है उसका स्रोत कौन है, संविधान के द्वारा, और प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो होता है संसद द्वारा नियम बनाए जाते हैं उन्हीं के द्वारा किया जाता है। सामान्य न्यायालय के प्रमुख अधिकारी विधिवेत्ता न्यायाधीश होते हैं। प्रशासनिक न्यायाधिकरण सिविल सेवक तथा प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा संचालित होते हैं, जिनका विधिवेत्ता होना आवश्यक नहीं है। जो सामान्य न्यायालय होते हैं उनके न्यायाधीश प्रमुख होते हैं, और जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होता है, उसके जो सिविल सेवक होते हैं और प्रशासनिक अधिकारी द्वारा संचालित किया जाता है, चलाया जाता है, उनका विधिवेत्ता होना आवश्यक नहीं है। तीसरा क्या है, सामान्य न्यायालय को समान विधि के बिंदु पर निर्धारण का अधिकार है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण विधि के बिंदु पर निर्णय देने का अधिकार नहीं है। जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण है ना, तो विधि के बिंदु पर निर्णय नहीं देंगे, जो सामान्य न्यायालय है वो विधि के बिंदु पर निर्णय देगा। चौथा क्या है, एक सामान्य न्यायालय के निर्णय पर पांग्ड न्याय रेस जुडिकेटा का सिद्धांत लागू होता है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण के निर्णयों पर पांग्ड न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता। दूसरे सामान्य अंतर है इससे जनरल कोर्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, प्रशासनिक कार्य तथा न्यायिक कार्य में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन एंड जुडिशियल फंक्शन। आइए समझते हैं इसको। प्रशासनिक कार्य की शक्ति तथा वैधता अधिनियम से प्राप्त होती है। न्यायिक कार्य राज्य का अंतर्निहित कार्य है, यह स्वतंत्र तथा निष्पक्ष कार्य है। प्रशासनिक कार्य तथ्यों के विनिश्चयीकरण तथा उन पर प्रशासन के विवेकानुसार संपन्न होता है। न्यायिक कार्य में निर्णय विधिक बिंदुओं पर पूर्व निर्णय प्रेसिडेंट के आधार पर होता है। प्रशासनिक कार्य प्रशासन द्वारा निष्पादित होता है, न्यायिक कार्य देश के न्यायालय निष्पादित करते हैं। प्रशासनिक कार्य पर न्यायालय का नियंत्रण न्यायिक पुनर्विलोकन के माध्यम से होता है। न्यायिक कार्य की वैधता न्यायालयों की क्रमिक श्रृंखला के अपील के माध्यम से परखी जा सकती है। हमारे प्रशासनिक कार्य होते हैं उसमें न्यायालय का नियंत्रण होता है, ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकते हैं ना। और जो हमारे न्यायिक कार्य होते हैं उसकी वैधता के लिए न्यायालयों की क्रमिक होती हैं, श्रृंखलाएँ होती हैं ना। किसी हाई कोर्ट ने दिया निर्णय, उसका सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं आप ना। समझ गए होंगे आप प्रशासनिक कार्य तथा न्यायिक कार्य के बारे में। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 में क्या अंतर है, आइए समझते हैं। डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत क्रमशः उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को प्रलेख या लेख रीड जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया है। जैसे कि आप जानते हैं, जो उच्चतम न्यायालय होता है वो 32 के तहत रीड जारी करता है और उच्च न्यायालय होता है 226 के तहत रीड जारी करता है, ठीक है। इन रीटों का प्रलेखों का प्रयोजन संविधान के भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स को लागू करना है। ये रिट जारी की जाती है फंडामेंटल राइट्स को लागू कराने के लिए। इन दोनों अनुच्छेदों में प्रमुख अंतर यह है कि अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार होने के साथ साथ स्वयं एक मौलिक अधिकार है, परंतु अनुच्छेद 226 संवैधानिक उपचार मात्र है। अनुच्छेद 226 संवैधानिक उपचार मात्र है।
अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सिर्फ मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने हेतु लेख जारी कराया जा सकता है, जबकि अनुच्छेद 226 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के साथ साथ किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी प्रलेख उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। जो हमारा 32 है वो सिर्फ मौलिक अधिकारों के लिए होता है, सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, और जो हमारा 226 है ये मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य प्रयोजन के लिए हाई कोर्ट जारी करता है। इस प्रकार अनुच्छेद 226 अनुच्छेद 32 से अधिक व्यापक है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को तथा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार पक्ष प्रकृति के रिटों को जारी करने, उपचार प्रदान करने का अधिकार है। ठीक है, 5 प्रकार के रिटों के बारे में जारी करते हैं। तो दोस्तों आप बेसिक से अंदाज समझ गए होंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो क्वेश्चन है, लोक निगम से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक कॉर्पोरेशन? लोक निगम एक अभिकरण एजेंसी है। जो लोक निगम होता है एक एजेंसी के तरीके काम करती है, जिसका सृजन विधानमंडल के अधिनियम द्वारा किया जाता है। ये एजेंसी बनाई जाती है, किसके द्वारा बनाई जाती है? एक विधानमंडल के द्वारा जो अधिनियम पारित करता है उसके द्वारा बनाई जाती है। इनका निर्माण किया जाता है, सृजन किया जाता है, जो सरकार की ओर से किसी सेवा का संचालन करता है। जो ये एजेंसी बनाई जाती हैं सरकार की तरफ से एक सेवा का पालन करती हैं, संचालन करती हैं, बराबर चलायमान रखती हैं, किंतु एक स्वतंत्र विधि सत्ता के रूप में जिसके पास स्वयं अपनी विधि होती है। जो एजेंसी बनाई जाती हैं इनकी भी अपनी विधि है कि कैसे हम काम करेंगे, नियम बनाएंगे। ये भी होते तो सरकार के कंट्रोल में है, उनके अधिनियम से द्वारा बनाए जाते हैं, बड़े अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, अपना काम अच्छे अपने तरीके से संचालित करते हैं। ठीक है, तथा अधिकांश प्रबंध में यह स्वायत्त, ऑटोनोमस या स्वतंत्र होता है। ठीक है, मोस्टली स्वतंत्र ही माने जाते हैं जो हमारी लोक निगम होते हैं, एजेंसियाँ होती हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। यह संस्था वास्तव में एक ऐसा साधन है जिसकी स्थापना किसी विशिष्ट उद्यम को लोकहित के लिए प्रकाशित करने के उद्देश्य से की जाती है। यह एक ऐसा साधन है सरकार द्वारा स्थापित की जाती है कि लोकहित के लिए इनका जो काम होगा लोक भलाई के लिए ही किया जाएगा। लोक निगम या लोक उपक्रम की स्थापना अधिनियम पारित कर की जाती है। लोक निगम या लोक उपक्रम बनाए जाते हैं, ये अधिनियम के द्वारा पारित किए जाते हैं। यह एक स्वायत्तशासी संस्था होती है जो सरकार के दिन प्रतिदिन के हस्तक्षेप से मुक्त रहकर लोकहित के कार्य करता है। इनके अंदर सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता, बनाए विधानमंडल के द्वारा ही जाते हैं अधिनियम के द्वारा, बट इनमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता। लोगों के हित के लिए ये एजेंसियाँ काम करती हैं। लोक निगम नीति संबंधी प्रश्नों को छोड़कर अपनी कार्यप्रणाली स्वतंत्र रूप से संचालित करते हैं। जो लोक निगम की नीतियाँ बनाती है कि ऐसे एजेंसी बनेगी, ये इसमें होना चाहिए, ऐसा रूल लागेंगे, इनको छोड़कर अपनी जो ये कार्यप्रणाली बनाते हैं उनमें ये स्वतंत्र हैं, एक ऐसे काम करेंगे, ये करने में स्वतंत्र हैं। बाकी इनके निगम बनाने की नीति है वो विधानमंडल तय करती है अधिनियम के द्वारा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे लोक निगम के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब आता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे जनहितवाद कहते हैं। दोस्तों जो लोगों की भलाई के लिए वाद दायर किए जाते हैं, वाद लाए जाते हैं, उन्हें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। आइए समझते हैं इनको। जनहितवाद पूर्व में अप्रतिनिधित्व प्राप्त समूहों या हितों को विधिक प्रतिनिधित्व दिए जाने के कारण आधुनिक प्रयासों को दिया गया नाम है। जो जनहित कहा जाता है, लोगों की भलाई के लिए आधुनिक समय में दिया हुआ नाम है, जनहितवाद बोलते हैं। ऐसा प्रयास इस बात को मान्यता प्रदान करता है कि विधिक सेवा का समान स्थान न्यायालय जनता के अधिकांश भाग को तथा अधिकांश हितों की सेवा प्रदान करने में असफल रहा है। ऐसे समूहों या हितों में निर्बंधन, गरीब, पर्यावरणीय उपभोक्ता तथा जाति विभेद से प्रभावित लोग सम्मिलित हैं। काउंसिल फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लॉ फोर्स फाउंडेशन अमेरिका लोकहितवाद का अर्थ है। विधि के न्यायालय में लोकहित या समान हित को प्रवर्तित कराने के लिए प्रारंभ किया गया वाद, जिसमें जनता या समुदाय के एक वर्ग का आर्थिक हित निहित होता है। जो ये वाद दायर किया जाता है इसमें लोगों का हित होता है, निहित होता है, मतलब इसमें लोगों के हित द्वारा जुड़ा होता है।
ठीक है। हित निहित होता है जिसमें अनेक लोगों के विधिक अधिकार या दायित्व प्रभावित होते हैं। इनमें ऐसा निहित होता है, ऐसा नहीं कि किसी पर्सनल का हित हो रहा है, इसमें बहुत से लोगों का हित और अधिकार प्रभावित होते हैं, तो वहाँ पर जनहित वाद दायर किए जाते हैं। इस प्रकार लोकहितवाद उन व्यक्तियों की ओर से लाया गया वाद है जो अपने हितों की रक्षा के लिए वाद लाने के लिए समर्थ नहीं होते हैं। जो गरीब लोग होते हैं उनमें कई संस्थाएं होती हैं जो उनके हित जुड़ा है जिसमें, तथा न्यायालय ही उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता होती है। पहले 3 दशकों के दौरान न्यायिक सक्रियता ने न्यायिक प्रक्रिया के नए आयाम खोले हैं। इसने शासन को एक नई दिशा प्रदान की है। दोस्तों, जनहितवाद ऐसा होता है जैसे कि जब बहुत से लोगों का अन्याय हो रहा है उनके साथ, तो बहुत से ऐसे ग्रुप होते हैं, उन्होंने अपनी तरफ से वाद दायर कर दिया, इनके साथ अन्याय हो रहा है, इनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, ठीक है, ग्रुप समूहों ने, तो एक जनहित याचिका होती है। उसमें वो जो दायर कर रहा है उसके अधिकार का हनन हो रहा हो या ना हो रहा हो, लेकिन वो वाद जनहितवाद दायर कर सकता है कि यहाँ पर लोगों की भलाई के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये जनहितवाद होता है, ठीक है। सिंपल सा आप समझ रहे होंगे, इसमें शब्द में ही लिखा है कि जनहितवाद, जन मीन्स लोग के हित के लिए वाद दायर करना, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक हमारा केंद्रीय सतर्कता आयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन सेंट्रल वाइजिलेंस कमीशन। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन संस्थानम समिति की सिफारिश पर किया गया था। इस आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य प्रशासन में गंभीर रूप से व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकना है। जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, प्रशासन में जो भ्रष्टाचार हो जाता है, गंभीर भ्रष्टाचार, उनको रोकने के लिए सीमित बनाई जाती है। यह आयोग यद्यपि गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ होता है, ये जो आयोग होता है ये गृह मंत्रालय से जुड़ा होता है, लेकिन मंत्रालय के अधीन नहीं है। यह लोक सेवा आयोग के समरूप है। आयोग का मुख्य कार्य सेवकों के द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार, दुराचार, कदाचार के बारे में सरकार को रिपोर्ट करना है। आयोग शिकायतों की जांच नहीं करता, बल्कि उनकी प्रकृति केवल सलाहकारी है। इस आयोग के प्रधान की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह अपने पद पर 65 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकता है। इसकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की जाती है। जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है वो क्या करती है, जो अधिकारी हैं बड़े बड़े, उनके भ्रष्टाचार, दुराचार, कदाचार, उसको सरकार को रिपोर्ट करती है, ठीक है। ये ऐसा कर रहे हैं, इनको आप ध्यान दीजिए, ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग बनाया गया है उसके लिए। सर्विस अपने पद में 65 वर्ष की आयु तक रह सकते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, और नियुक्ति कितने वर्ष की होती है, 3 वर्ष की होती है, ठीक, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक कार्यवाहीवाद क्या है। दोस्तों, व्हाट इज सोशल एक्शन लिटिगेशन। सामाजिक कार्यवाहीवाद को लोकहितवाद के नाम से भी जाना जाता है। सामाजिक कार्यवाहीवाद ऐसी कार्रवाई है जो प्रतिवादी के किसी कार्य से व्यथित व्यक्ति द्वारा ना चलाकर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा चलाई जाती है जो कि जनहित के कार्य करने वाला है। दोस्तों, जैसे मैंने अभी बताया था लोकहितवाद, वही है, उसे सामाजिक कार्यवाही बोलते हैं, ठीक है। लोकहितवाद का अर्थ है कि विधि के न्यायालय में लोकगीत या समान हित को परिवर्तित करने के लिए प्रारंभ किया गया वाद, जिसमें जनता या समुदाय की एक वर्ग आर्थिक हित निहित होता है या ऐसा हित निहित होता है जिससे उनके लोगों के विधिक अधिकार या दायित्व प्रभावित होते हैं। तो वहाँ पर सोशल एक्शन लिटिगेशन कर देते हैं, सामाजिक कार्यवाहीवाद दायर कर सकते हैं। जो गरीब हैं, आर्थिक तंगी है, उनके हित को, अधिकारों के हनन को रोकने के लिए, उनके हित के लिए कोर्ट में वाद दायर कर सकते हैं जनहितकार के लिए। वही सामाजिक कार्यवाहीवाद होता है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दूसरे पक्षों को भी सुनो से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई आउडी अल्ट्रम पार्टम। दोस्तों, एक सिद्धांत है, ये इसका समझते हैं। आउडी अल्ट्रम पार्टम, दूसरे पक्षों को भी सुनो। दोस्तों, दूसरे पक्षों को भी सुनो की परिकल्पना इस बात पर बल देती है कि किसी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। इस विषय में हमने कई बार चर्चा किया है कि अगर कोई विवाद दायर कर सकता है तो उसने दायर किया तो तुरंत ही नहीं उसको सज़ा दे दी जाएगी, दूसरे पक्ष की भी सुनी जाएगी कि भाई वो भी तो बात रखे, कि कोई भी झूठा ही लेकर पहुंच गया कि नहीं भैया ये चोर हैं या इन्होंने ये काम किया है,
इसलिए दूसरे पक्ष को भी तो सुनवाई देने का अवसर मिलना चाहिए, वो भी तो बताए आके अपनी। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना दोष सिद्ध नहीं किया जाना चाहिए। लॉर्ड एटकिन ने रिज बनाम बॉल्डविन के बाद में कहा कि आदमी को भी निषिद्ध फल खाने के लिए दंडित करने से पूर्व यह स्पष्ट करने का अवसर दिया गया था, उसने पत्र निषिद्ध फल क्यों खाया था। दोस्तों, नैसर्गिक न्याय जो हमारा नेचुरल जस्टिस होता है, इस नियम को लागू करने के लिए यह आवश्यकता शर्त नहीं है। नैसर्गिक न्याय या प्राकृतिक न्याय के इस नियम को लागू करने के लिए यह आवश्यक शर्त नहीं है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध चल रही कार्रवाई न्यायिक कार्रवाई ही हो। यह नियम सभी प्रकार की अर्ध न्यायिक कार्रवाई, क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग तथा कुछ हद तक प्रशासनिक कार्रवाई में लागू होती है। प्रत्येक व्यक्ति को सुनवाई का अवसर एक अच्छी विधायिका का महत्वपूर्ण लक्षण है। ठीक है, तो दोस्तों दूसरे पक्षों को भी सुनना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के उल्लंघन से क्या तात्पर्य है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के उल्लंघन के बारे में समझते हैं। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के उल्लंघन का तात्पर्य है अमानवीय आचरण को बढ़ावा देना तथा मानवीय सभ्यता की वृद्धि को रोकना, प्रशासनिक विवेक को मनमाना करने में सहयोग करना। मतलब जो हमारा प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है उसका उल्लंघन से तात्पर्य यह है कि जो अमानवीय हैं, मानव से परे हैं, उन आचरण को बढ़ावा देना। ठीक है, जो मानवीय सभ्यता है उनकी वृद्धि को रोकना, प्रशासनिक विवेक को जो है, जो प्रशासन का अपना विवेक होता है उसको मनमानेपन करने में सहयोग देना। अगर वो कोई मनमानापन कर रहे हैं उसमें सहयोग प्रदान करना, ये सब प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। दोस्तों प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के उल्लंघन का परिणाम होगा कि कोई व्यक्ति अपने मामले में स्वयं निर्णायक होगा तथा दूसरे पक्ष को सुनवाई का अवसर दिए बिना मामले का निस्तारण करना। मतलब इसका बेसिक उल्लंघन ये होगा परिणाम कि कोई व्यक्ति होगा अपने ही मामले में, उनका जो कोई मामला होगा खुद के मामले में खुद निर्णायक बन जाएंगे। कोई वाद लेकर आया, बिना दूसरे पक्ष को सुनवाई दिए ही उसके मामले को निस्तारण कर देना, उसका परिणाम बता देना। ये सब उल्लंघन का परिणाम होगा अगर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। भारत में भी प्राकृतिक न्याय सिद्धांत को संविधान में महत्व दिया गया है। अनुच्छेद 311 में प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांत सुनवाई का अधिकार का समावेश किया गया है। जो सुनवाई का अधिकार है वो आर्टिकल 311 में नेचुरल जस्टिस का बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 21 में साम्यक प्रक्रिया के प्रवेश में सारी ऋजुता जो प्राकृतिक न्याय में निहित है। यदि प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन होगा तो व्यक्ति अपने प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित हो सकता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 14 जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों को सन्निविष्ट करता है। प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन अतिक्रमण का परिणाम मनमानापन है तथा प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों का उल्लंघन अनुच्छेद 14 के समता दंड का अतिक्रमण होगा। दोस्तों बेसिक सा है, अगर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन होता है तो आदमी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित हो जाएगा अनुच्छेद 21 के तहत। प्राकृतिक न्याय सिद्धांत का उल्लंघन अनुच्छेद 14 के समता खंड, अनुच्छेद 14 जो इक्वालिटी है उसका खंड का अतिक्रमण होगा। ठीक है, जो आर्टिकल 14 में दे रखा है इक्वालिटी, आर्टिकल 14 में दे रखा है इक्वालिटी। तो दोस्तों ये है प्राकृतिक न्याय सिद्धांत का उल्लंघन। अगर कोई नेचुरल जस्टिस का वायलेशन करना तो कैसे वायलेशन करेगा, कोई व्यक्ति अपने मामले में स्वयं निर्णायक बन जाएगा तो भी उल्लंघन हो गया। रूल है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में निर्णायक नहीं बन सकता। दूसरा क्या है, दूसरे पक्ष को सुनवाई का अवसर दिए बिना मामले का निस्तार कर देना। जबकि ये है कि दूसरे पक्ष को भी सुनवाई देने का अवसर दिया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लोकायुक्त क्या है। व्हाट इज लोकायुक्त। राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना उसी उद्देश्य को लेकर की गई है जिस उद्देश्य से केंद्र में लोकपाल की स्थापना प्रस्तावित है। प्रत्येक राज्य लोकपाल और लोकयुक्त अधिनियम 2013 के प्रारंभ होने की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर कुछ लोककृत कार्यों के विरुद्ध भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों से निपटने के लिए अपने राज्य के लिए लोकायुक्त के नाम से ज्ञात एक निकाय की स्थापना करेगा। यदि ऐसा किसी निकाय को राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा स्थापित, गठित या नियुक्त नहीं किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत राज्यों में लोकायुक्त नियुक्त करने के संबंध में निर्देश दिया गया है।
जिसमें यह कहा गया है कि लोकायुक्त का एक अध्यक्ष होगा जो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकता है। जो लोकायुक्त का अध्यक्ष होगा या तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय का जो सेवानिवृत्त होगा न्यायाधीश या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकता है। अध्यक्ष, ठीक है। इस संस्था के अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं। ये जो लोकायुक्त संस्था बनाई जाएगी इसके कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें आधे सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि से संबंधित होंगे। जिनमें जो आधे सदस्य होंगे वो कहाँ से बिलोंग करेंगे? न्यायिक पृष्ठभूमि से। तथा शेष आधे सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यकों और महिलाओं से होंगे। जो बाकी आधे होंगे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति से या अल्पसंख्यक और महिलाओं में से होंगे। लोकायुक्त के पास किसी मामले में जांच एजेंसी के निरीक्षण करने और उसे निर्देश देने का अधिकार होगा। लोकायुक्त का अधिकार क्या होता है? अगर कोई जांच एजेंसी है उसे निरीक्षण करना, उसके बारे में जांच करना या उन्हें निर्देश देना कि आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए, ठीक है। जांच एजेंसियों को लोकायुक्त करते हैं। दोस्तों आप समझ गए होंगे लोकायुक्त के बारे में। ये राज्य द्वारा गठित किए जाते हैं और इनमें कितने सदस्य होते हैं? 8 सदस्य होते हैं लोकायुक्त में। इसका जो अध्यक्ष होता है वो या तो मुख्य न्यायाधीश का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकता है जो उसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। और उसमें आधे सदस्य होंगे न्यायिक पृष्ठभूमि से, जो न्यायिक पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं, और आधे जो सदस्य होंगे उसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक और महिलाओं में से होंगे। लोकायुक्त के पास इस मामले की जांच एजेंसी के निरीक्षण करना, जो किसी कोई मामले में जांच एजेंसी बैठा ली गई उसका निरीक्षण करना, उसे निर्देश देना का अधिकार होता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे लोकायुक्त के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संस्थागत निर्णय क्या है? व्हाट इज इंस्टीट्यूशनल डिसीजन? सुनवाई के अधिकार के बारे में यह समान धारणा है कि जो सुने वही निश्चय करे। यदि एक व्यक्ति सुनता है और कोई अन्य व्यक्ति निश्चय करता है तो इससे सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन होता है। परंतु भारी भरकम मात्रा में होने वाला प्रशासनिक न्याय निर्णयन प्रशासनिक अभिकरण के अध्यक्ष के लिए व्यक्तिगत सुनवाई और निर्णय समाध्य कर देता है। परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत सुनवाई और विनिश्चय जो न्यायिक प्रक्रिया में प्रचलित है, प्रशासनिक प्रक्रिया में प्रतिनिधिक प्रकार की सुनवाई और विनिश्चय के रूप में प्रतिपादित की गई है। इसी को संस्थागत निर्णय या मनुष्य कहा जाता है, जो संपूर्ण संगठन द्वारा संपन्न किया जाता है। इसमें आरंभ से अंत तक एक ही मनुष्य का हाथ नहीं रहता है। प्रायः एक व्यक्ति सुनता है और दूसरा व्यक्ति विनिश्चय करता है। सिद्धांत विभाजित उत्तरदायित्व रिज सुनवाई की संकल्पना के प्रतिकूल है, किंतु प्रशासनिक प्रक्रिया में व्यवहार्यता यही साध्य है। संस्थागत निर्णय को अनाम निर्णय कहा जाता है क्योंकि इसका संपादन विभाग के कई अधिकारियों द्वारा किया जाता है। ये हमारा संस्थागत निर्णय होता है। और दोस्तों हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में हमें रिट्स भी पढ़ने की बहुत ज़रूरत है, इस वजह से हम रिट्स भी पढ़ लेते हैं। आइए समझते हैं। दोस्तों भारतीय संविधान में उल्लेखित 5 न्यायिक रिट हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 का खंड फर्स्ट माननीय उच्चतम न्यायालय को ऐसे निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति देता है जो समुचित हो। संविधान में उल्लेखित ये 5 न्यायिक रिट इस प्रकार हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, पदच्छेद, अधिकार पक्ष और उत्प्रेषण। इन रिटों को उच्च न्यायालय भी संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत निकाल सकता है। आइए समझते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। यह रिट किसी भी सरकारी या गैर सरकारी व्यक्ति के संबोधित हो सकती है। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी की जाती है जिसको लगता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसमें व्यक्ति को बंदी बनाए जाने के कारणों एवं वैधता की न्यायालय द्वारा जांच की जाती है। इस रिट के द्वारा न्यायालय बंदी बनाए गए किसी व्यक्ति को अपने समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है। दूसरी रिट हमारी है परमादेश। यह एक उच्च आदेश है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति, निगम, न्यायालय, सरकार या किसी लोक प्राधिकारी को रिट में विनिर्दिष्ट किसी कार्य को कराने हेतु निर्देश दिया जाता है ताकि मूल अधिकारों को सुरक्षित रखा जा सके।
तीसरी है अधिकार पक्ष क्वे वारंटो, लोकपद अथवा उससे जुड़े हुए व्यक्तियों के अधिकारों व शक्तियों का परीक्षण को वारंटो क्वे वारंटो रिट के माध्यम से होता है। इस रिट द्वारा न्यायालय किसी लोक अधिकारी से यह पूछ सकता है कि वह किस अधिकार से उक्त कार्य को कर रहा है तथा अनुचित होने पर उक्त कार्य को करने से रोका जा सकता है। चौथा हमारा है प्रतिषेध प्रोहिबिटेशन। प्रतिषेध की रिट किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी कनिष्ठ न्यायालय या अर्ध न्यायिक अधिकरणों को जारी की जाती है, जिससे वह ऐसी अधिकारिकता का प्रयोग ना करें जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो या कनिष्ठ न्यायालय या अधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकती है। पांचवी हमारी है उत्प्रेषण। प्रतिषेध तथा उत्प्रेषण दोनों ही समान कारणों पर जारी की जाती हैं, परंतु दोनों में एक मुख्य अंतर यह है कि प्रतिषेध की रिट तब जारी होती है जब निर्णय न दिया गया हो और उत्प्रेषण की रिट तब जारी होती है जब निर्णय दे दिया गया हो। जो उच्च या उच्चतम के अधिकार का उल्लंघन हो, उत्प्रेषण ऐसे प्राधिकारी के विरुद्ध भी जारी हो सकता है जो अधिकारिता के भीतर कार्य कर रहा है किंतु जिसने नैसर्गिक न्यायिक सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य किया है। दोस्तों, प्रतिषेध और उत्प्रेषण न्यायालय द्वारा सिर्फ न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, यहाँ हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर आप टेलीग्राम में ज्वाइन होना चाहते हैं तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।